express my heartfelt gratitude to Dr. A.C. Chakravarti, our honorable principal sir, and our secretary, Mr. Jagdeep Bhargav sir, for all of their hard work planning this session. Now it's time to welcome the keynote speaker on behalf of our school to be present a bunch of flowers to welcome us. I request our principal sir to present a bouquet to our speaker. Clinical psychologist from Jaipur. She has a wide experience as clinical psychologist and has worked with Vidyasagar Institute of Mental Health, Neuro and Life Sciences, New Delhi. Has also worked with Shanti Mission Hospital, Hisar in the past. She is currently working with CMC Hospital. She has presented papers at national and international conferences in regards to mental health of children and adults. She has helped many children with the problem behaviors like hand cutting, light tendency, learning and family problems, child not listening to the parent or not studying etc. पहले इस परिवार में संयुक्त परिवार में बच्चे अपना समय कम उम्र भाई बहनों, दादा दादी आदि के साथ गुजारते हैं, परंतु आज परिवार छोटे हो गए हैं, माता पिता कामकाजी हैं, तो वे अपने बच्चों को कम ही समय दे पाते हैं। वही समय बच्चे मोबाइल पार्टी पर बिताते हैं, जिससे बच्चों को चिड़चिड़ापन, गुस्सा, अपराध बोध, कम बोलना आदि शिकायतें जिससे बच्चों में बढ़ रही हैं। उनको कैसे दूर किया जाए और किस तरह बच्चों के साथ एक क्वालिटी टाइम व्यतीत किया जाए, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। आज के बच्चे कल के अच्छे भारतीय नागरिक, सफल व आत्मविश्वासी इंसान बन सकते हैं। इसी कोशिश के तहत आज के इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। It's a matter of great pride that a person like you, ma'am, full of energy and charisma, has spare time for us. So without delaying further, I would like to request Ms. Riya, please start the session. And please go. I'm very happy to welcome Mrs. Riya Sharma, and this is the first time that school is holding this kind of a session. We have never had this. We have never had an interaction of the parents with the clinical psychologist before this. Or I'll request Mrs. Riya Sharma for the comprehension of everybody that she should use Hindi as well as English, whatever she is convenient in, but she should be able to, like the entire talk should be able to be, actually it should be comprehensible to everybody. And और देखिए हम जैसे आप लोग छोटे बच्चों के पेरेंट्स हैं, यहाँ पर क्लास 1 to 5 तक के पेरेंट्स आए हुए हैं। क्लास 6 to 12 की जो पीटीएम हो रही है वो दूसरी बिल्डिंग में हो रही है, और हम बच्चों को क्यों स्कूल भेजते हैं ऐसे टॉपिक को भी शेयर टच करेंगे। फिर बच्चों में क्या क्या परसेप्टिबल बिहेवियरल चेंजेस आते हैं, जो कि बिहेवियरल चेंजेस आते हैं विजुअल परसीव, जो आप एकदम देख पाते हैं कि आपको लग रहा है कि बच्चा कुछ उत्सुकता दिखा रहा है, एंग्जाइटी दिखा रहा है, कुछ ज़्यादा उछल कूद कर रहा है, या ज़्यादा कैसे बच्चा रिस्पॉन्ड कर रहा है, क्या उसमें बिहेवियर कैसा है। ये सब बातें जो हम शायद हमें ना पता चले कि बताएं कि अगर बैठा बच्चा बैठ के बेस से हाथ बजाए जा रहे हैं या कुछ उछल कूद ज़्यादा बचा रहा है तो क्या कारण हो सकता है, उस तरह से आप सोचने लगे। तो हमें कैसे, और हम कभी कभी इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में इतना ज़्यादा कंपटीशन बच्चों में डाल देते हैं। मैं जानता हूँ ऐसे यहाँ पर पहले भी केसेस हो चुके हैं, जब किसी बच्चे को मार्क्स के लिए पेरेंट्स क्लास 1st में पढ़ता है, क्लास 2nd में पढ़ता है, मार्क्स के लिए उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल देते हैं कि क्या मार्क्स आए। तो वो सब बातों के बारे में भी बात करेंगे, आपको बताएंगे, क्योंकि बच्चे सबके बड़े यूनिक होते हैं। तो कुछ चिल्ड्रन आर सिमिलर, फर्क होता है दोनों बच्चों में। तो आप एनिमल वर्ल्ड में भी देखिए, है ना, जो कछुआ होता है वो घोड़े की तरह नहीं दौड़ सकता, तो कछुए के अपने फीचर्स हैं, घोड़े के अपने फीचर्स हैं। हाथी की बनावट बहुत बड़ी है, और वो हाथी इज नॉट एनवियस ऑफ द स्लेंडर बॉडी ऑफ द जिराफ। उसको ये लगता है कि जिराफ इतना पतला दुबला है, मैं इतना भारी हूँ, वो क्यों, उसकी कोई उसमें वो नहीं। तो इस तरह की सोच हम सब रखें, और जैसा ये बताएं हम उसको सीखें। और अगर आप लोगों के मन में कोई ऐसे प्रश्न हो तो आप बिल्कुल भी डोंट फील शाय ऑफ आस्किंग एनी क्वेश्चन दैट यू हैव इन माइंड। जो आपके मन में आए जरूर पूछिए। शी इज नॉट अवर्स टू
टॉकिंग एनीथिंग टू यू, आपसे हर तरह की बात करेंगी और बताएंगी। सो आई वेलकम रिया शर्मा। आई हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब सोच रहे होंगे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कौन होते हैं, तो सबसे पहले मैं इससे स्टार्ट करती हूँ। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं, बच्चों के लिए, अडल्ट्स के लिए, इन सब लोगों की काउंसलिंग, थेरेपी, इस तरह की चीज़ें करते हैं। हमारा काम क्या होता है, ये समझना कि कौन से वो बच्चे हैं जिनको कोई मानसिक तनाव महसूस हो रहा है, कोई परेशानी हो रही है। इस तरह की परेशानियों को देखते हैं, फिगर आउट करते हैं, असेसमेंट करते हैं और फिर उसका ट्रीटमेंट यानी कि इलाज करते हैं। जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं उन्होंने एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी करी हुई होती है, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड होते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड होते हैं, उसी तरीके से आपके बच्चे और आपके जो भी गोल्स हैं, जो भी चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं, वो चीज़ को अचीव कराने में, उस चीज़ को पाने में आपकी मदद करते हैं। जो भी बच्चों को, कई बच्चों को ऐसी दिक्कत होती है कि सर में दर्द होता रहता है, बॉडी पेन्स कंप्लेन करते हैं, स्कूल जाने से पहले सुबह तरह तरह के बहाने मारते हैं, है ना। तो इस तरह की परेशानियों को और इस तरह की चीज़ों में हमें फिगर आउट करना पड़ता है कि बच्चे को परेशानी क्या हो रही है। आखिर सबसे पहले स्टार्ट हम किस चीज़ से करें? सबसे पहले हम इस चीज़ से स्टार्ट करते हैं कि हमारे बच्चे को क्या रोक रहा है, क्या है वो चीज़ जिसकी वजह से हमारा बच्चा पढ़ना नहीं चाह रहा या फिर स्कूल नहीं जाना चाह रहा। तो हमें पहले उस चीज़ का असेसमेंट करना पड़ता है कि ऐसा है कि उसको क्लास में पढ़ाई हुई चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, ऐसा है कि क्लास में पढ़ी हुई चीज़ें उनको समझ नहीं आ रही हैं, या स्कूल ना जाने का कारण ये है कि रात को लेट तक नींद नहीं आती है तो सुबह उठने में दिक्कत होती है, और या फिर ये परेशानी है कि कोई बेचैनी, घबराहट, उदासी जैसी परेशानी आ रही है जिसकी वजह से बच्चे का मन नहीं करता, स्कूल जाने का मन नहीं करता, पढ़ने का मन नहीं करता। तो इन सब चीज़ों को हमें देखना पड़ता है, असेसमेंट करना पड़ता है, समझना पड़ता है कि आखिर बच्चा जाना क्यों नहीं चाहता। हमें कई बार लगता है हम कि बच्चा बहाना मार रहा है और हम डांट मार के इस तरह से उसको बस भेज देते हैं, लेकिन अगर हम बच्चे के साथ बैठें और समझें कि परेशानी है क्या आखिर, तो फिर उसका सल्यूशन भी निकालना आसान हो जाता है। ठीक है, अब हम कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि हम ये चीज़ समझेंगे कि बच्चा हमारे पास स्कूल में 4 से 5 घंटे रह रहा है, बाकी के 24 घंटे में से 5 घंटे हटा के वो कहाँ रहता है, घर में रहता है। यानी कि घर के अंदर पेरेंट्स का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अपने काम भी होते हैं, पेरेंट्स को कमाना भी होता है, बच्चे को भी ध्यान देना होता है। कुछ घंटे वो स्कूल जाता है जहाँ 15-20 बच्चों के साथ या 25 बच्चों के साथ वो पढ़ाई कर रहा होता है। टीचर इतने सारे बच्चों को इकट्ठे देख रही होती है और इंडिविजुअल टाइम देने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है, लेकिन हमें पता है हर बच्चा यूनिक होता है। हम भी कभी बच्चे थे, हमने भी समझा है कि कैसे जो बच्चे होते हैं, कोई किसी को रट के याद करना समझ में आता है तो किसी को चीज़ को समझ के समझ में आता है। कोई बच्चा उसको कलरफुल बनाकर और खेलते खेलते याद करता है। दैट मीन्स हर बच्चे का याद करने का तरीका या लर्निंग स्टाइल अलग होता है ना। अब हम स्कूल के इन्वायरमेंट में वो सब चीज़ें अचीव शायद 100% ना कर पाए उन 5 घंटों में, है ना। तो हमारे को घर में एज पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए, क्योंकि हमारा तो एक बच्चा है, हमें उसका लर्निंग स्टाइल सबसे अच्छे से पता है, तो हमें उस पर घर पे भी ध्यान देना पड़ता है। अब हम कैसे कर सकते हैं, कैसे बच्चे की पढ़ाई के समय को आसान बनाएं, कैसे बच्चे को, जैसे हमें होता है बच्चे के मार्क्स आने चाहिए, है ना, हम ये चीज़ों पे बहुत फोकस करते हैं। तो अब हम क्या करें ऐसा कि घर में बच्चे पढ़ सकें, घर में बच्चों को जो भी दिक्कत है उसे हम एड्रेस कर सकें। तो सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारे को एक जगह बनानी पड़ती है हमारे घर में बच्चे की हर एक्टिविटी के लिए। जैसे कि कोई एक छोटी सी टेबल और एक चेयर लगा के पढ़ने की जगह बनाना, कोई बरामदे में एक कोने वाली जगह में कुछ सामान उसका रख के खेलने की जगह बनाना, इस तरह से खाने की जगह बनाना। अगर हर चीज़ की एक डिफाइंड जगह होती है तो उसके 2 फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा ये होता है कि जब बच्चे को आप पढ़ाना चाहते हैं, वो एकदम आपने जो उस जगह के बारे में सोचा होता है कि ये पर्टिकुलर जगह होनी चाहिए, तो वो जगह पढ़ाई के लिए कंड्यूसिव भी होती है, यानी कि उस
जगह पे शांति होती है, वहाँ पे उसका सारा सामान होता है, सारी बुक्स होती हैं, पेंसिल बॉक्सेस होते हैं, हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल होती है, जिससे कि जब बच्चे को हम वहाँ भेजें तो उसका माइंडसेट, जब हम किसी तरफ जा रहे होते हैं तो क्या होता है, मेरा पेंसिल बॉक्स कहाँ है, मेरी कॉपीज़ कहाँ है, मेरा टिफिन कहाँ है, ये सब चीज़ें बच्चा सोचता है। तो धीरे धीरे उसका ब्रेन भी रेडी हो जाता है कि अच्छा मैं पढ़ने जा रहा हूँ। जैसे कि बच्चे जब ट्यूशन जाते हैं तो बैग उठा के जाते हैं तो उनका माइंड क्लियर होता है कि मैंने वहाँ जाना है, अपनी ट्यूशन मैम के पास जाके बैठना है और वहाँ पे अपनी बुक्स निकाल के पढ़ना ही है और कुछ भी नहीं कर सकता हूँ वहाँ पे। ऐसे ही हमें अपने घर में, जैसे कि क्लासरूम्स के अंदर अलग अलग क्लासरूम्स बनाए जाते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, इसलिए बनाए जाते हैं जिससे बच्चा जब म्यूज़िक रूम में आए तो उसको पता है कि यहाँ मैंने म्यूज़िक प्ले करना है, गाना सुनना है, गाना बजाना है। जब योगा रूम में आए तो उसको पता हो मुझे यहाँ योगा करना है। जब क्लासरूम में जाता है मुझे पता है मुझे यहाँ पढ़ना है। तो इस तरह की जगहें हमें अपने घर में बनानी चाहिए और फिर बच्चा जब भी अपनी उस पर्टिकुलर जगह पे ही जाके पढ़ाई करे, खाना खाए या जो भी एक्टिविटी आपने घर में बच्चे के लिए प्लान करी हुई है वो उसी जगह पे जाके करे। तो इससे हमारा ब्रेन भी वायर होता है कि अब मेरा ये करने का समय है, अब मुझे यही करना है। तो जो मोटिवेशन होती है, हम कहते हैं ना बच्चों को कैसे मोटिवेट करें हम पढ़ाई करने के लिए, तो ये तरीके होते हैं जिससे बच्चे के अंदर इंटरनल मोटिवेशन निकलती है, क्योंकि बच्चे का ब्रेन वायर हो जाता है कि हमें यहाँ पे पढ़ना है, खाना है। इसके अलावा हमको ये भी चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जब भी हम अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं या कोई भी हम उनके साथ एक्टिविटी करना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम उसका एक प्लान बनाएं उसके साथ में। अब आप समझ सकते हैं, आप सब कहीं ना कहीं काम करते हैं, हमसे कोई नहीं पूछता कि हमारे 12th में कितने मार्क्स आए, लेकिन हमसे ये पूछते हैं लोग कि आपको कितना आता है, आप इस सिचुएशन में कैसे डील कर सकते हैं। जैसे टीचर्स हैं यहाँ पे, इनसे कोई नहीं पूछेगा कि आपके मार्क्स कितने आए, लेकिन सब इनसे पूछेंगे क्या आप इस क्लास को मैनेज कर सकते हो, क्या आप इन बच्चों को मोटिवेट कर सकते हो। तो हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, मार्क्स सिर्फ जॉब में एंटर करने तक ज़रूरी होता है, उसके बाद हमारी समझ, हमारी सद्बुद्धि, हमारी इंटेलिजेंस और हमने जो इतने सालों में पढ़ा है वो क्या है और वो कितना अच्छे से हम समझे हैं वो ज़रूरी है ना। इसलिए हमें अपने बच्चों के साथ भी उनको ऐसे ही ट्रेन करना है। ये सेशन आज आप लोग के साथ क्यों हो रहा है, हम क्यों फर्स्ट प्राइमरी सेक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि ये एक सही वक्त है अपने बच्चे को समझाने का, अपने बच्चे को ट्रेन करने का। कब मुझे क्या चीज़ करनी चाहिए ये तो मुझे करना आता ही नहीं है ना। इसलिए हम इसे प्राइमरी विंग से स्टार्ट करते हैं सो दैट बच्चों को आसानी हो और धीरे धीरे करके इस चीज़ के बारे में अडैप्ट हो जाए समय में। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमने उनका स्टडी प्लान इकट्ठे बनाना। स्टडी प्लान इकट्ठे कैसे बनाएंगे? जैसे कि हमें ये समझना पड़ेगा कि बच्चे के साथ कि उसने कितना समय हर दिन पढ़ाई में देना है। मान लीजिए आपने देखा कि लगभग 1 घंटे का समय देना होता है या 1.5 घंटे का समय देना होता है। हमें होता है बस बच्चे को बिठा दो, 1.5 घंटे काम करा दो और फिर मैं जल्दी फ्री हूँ क्योंकि मेरे पास भी 10 काम और हैं करने के, मैं पूरा दिन लेके नहीं बैठ सकती हूँ। लेकिन इसकी वजह से क्या होता है, इकट्ठे एक छोटा बच्चा का जो टेंशन स्पैन होता है वो हमसे आधा होता है, इसलिए वो इकट्ठे 1 घंटा या 1.5 घंटा बैठ के पढ़ाई नहीं कर पाता। और जब हम कोशिश करते हैं वो करने की, आधे घंटे बाद उसे वॉशरूम जाना होता है या भूख लग जाती है या पानी पीना होता है या खेलना होता है, तो यही परेशानी आती है ना। आप मैं समझ सकती हूँ काफ़ी पेरेंट्स का मेरे को हेड नॉट करता हुआ दिख रहा है, काफ़ी पीड़ित हैं लोग इस चीज़ से। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमको 1-1.5 घंटा इकट्ठे अपने बच्चे को नहीं पढ़ाना है, हम स्लॉट्स में डिवाइड करना है। जैसे कि आधा घंटा हमने उसको पढ़ाया, 5 से 10 मिनट की ब्रेक दी, ठीक है, अपना थोड़ा सा काम कर लिया, उस समय उसको भी थोड़ा पानी वानी पिला दिया, खेलने दिया और 10 मिनट बाद वापस उसको पढ़ने बैठाना है। समस्या ये आती है कि बच्चे 10 मिनट बाद पढ़ने नहीं बैठते क्योंकि उनको पता है एक बार माँ के हाथ से गया तो बस फिर वो वापस नहीं आता। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि क्योंकि हम बच्चे को हर दिन पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, 1-1 घंटे पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसने याद कर लिया है। उसे तो नहीं पता कि भाई क्या ज़रूरी है, पढ़ाना क्यों होता है, क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, वो चीज़ वो नहीं समझते। और बच्चे को लगता है मम्मी तो पढ़ाती है, पता नहीं क्या कराती है, बोरिंग काम, मेरे को तो करना नहीं है, मैं तो
खेलना चाहता हूँ, और ऊपर से अवर्जन महसूस होने लगती है, बच्चा और पढ़ाई से भागता है क्योंकि उसको लगता है 1-1.5 घंटा पढ़ना पड़ेगा, ये तो बहुत बोरिंग काम है और मुझसे नहीं हो रहा, और इससे बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कम होने लगता है क्योंकि उसको ये लगता है अरे ये तो बहुत मुश्किल चीज़ है, ये मेरी बस की बात नहीं है, और बहुत छोटा होता है समझने के लिए कि कितना ज़रूरी है ये करना, है ना। इसलिए हमें आधा घंटे में मैक्स टू मैक्स आधे घंटे से ऊपर बच्चे को एक बार में नहीं बिठाना चाहिए पढ़ने के लिए, और फॉर दैट मैटर्स हम कोई भी एक्टिविटी कराएं, हम उसे आधे घंटे के लिए स्टार्ट करें या 15 मिनट से स्टार्ट करें, जिससे बच्चा धीरे धीरे अडैप्ट हो जाए उसके साथ, और फिर धीरे धीरे हम समय बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए आपका बच्चा आज बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता, एक दिन 5 मिनट बिठाइए, अगले दिन 10 मिनट बिठाइए, अगले दिन 12 मिनट बिठाइए, अगले दिन 15 मिनट बिठाइए। इससे बच्चे का धीरे धीरे टॉलरेंस भी बिल्डअप होता है पढ़ाई का या किसी भी एक्टिविटी का, स्पोर्ट्स का भी। हम चाहते हैं बच्चा हमारा खेले, लेकिन हमारा बच्चा तो फोन पे लगा रहता है, बाहर नहीं जाना चाहता, तो हम क्या करें, धीरे धीरे करके उसको उसकी आदत डलवाएं, धीरे धीरे करके उसको खेलना सिखाएं या पढ़ना सिखाएं, या जो भी एक्टिविटी आप उसके रूटीन में डालना चाहते हैं वो चीज़ कराएं। इसके बाद हमारे को ये चीज़ समझने की ज़रूरी है कि हमें भी समझना पड़ेगा कि बच्चे को कितना समय पढ़ाई के लिए चाहिए, कितना समय खेल के लिए चाहिए एक दिन में, कितना समय खाने के लिए चाहिए, कितना समय सोने के लिए चाहिए। जब हम हर चीज़ का समय अलग अलग गिनने लगते हैं तो एक स्केड्यूल बना पाते हैं, है ना। इसमें हम सेकेंड पॉइंट लिख दीजिए स्केड्यूल, कि हम एक स्केड्यूल बनाना, एक रूटीन बनाना बच्चे को, ठीक है। उसमें रूटीन में क्या होता है कि भाई सुबह कितने बजे उठना चाहिए बच्चे को, कितनी देर पढ़ाई करनी चाहिए, कितनी देर खाना खाना चाहिए। जब हम बच्चे का रूटीन बनाने लगते हैं और उसमें अमल करने लगते हैं तो बच्चा अपने आप उसमें एडजस्ट भी होने लगता है। फिर हर दिन 3 बजे उसे भूख भी लगने लगती है और 4 बजे उसे पढ़ने का मन भी करने लगता है और 5 बजे उसे बाहर खेलने जाने का भी मन करने लगता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बच्चे का रूटीन बनाना, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है बच्चे को प्रोत्साहित करते रहना जब वो उस रूटीन के एक छोटे से भाग को भी पूरा कर पाए। जैसे कि आज बच्चे को हमारा बच्चा सुबह आराम से नहीं उठता, लेकिन स्कूल के लिए इतने सालों से उठा रहे हैं, अब स्कूल के लिए उठने लग गया है ना। ऐसे ही हमारे को हर चीज़ के लिए उसको समय बताना पड़ता है। अच्छा, छोटे बच्चों के साथ क्या होता है, उन्हें नहीं पता होता कि 1 घंटा क्या होता है, 5 मिनट क्या होता है, तो हमारे को बच्चे को वो भी समझाना पड़ता है। कैसे समझाएं कि भाई टाइम हो गया, हम बोलते हैं ना बच्चे को कि टाइम हो गया, तुम्हारा ये करने का टाइम हो गया, लेकिन बच्चे को समझ नहीं आता क्योंकि हमने बच्चे की आदत नहीं डाली कि टाइम को बार बार देखने की, समय का कुछ रखने की। फिर 1 घंटे बाद वो तो घूम रहा है, अपना खेल रहा है, बेटा टाइम क्या हुआ है, 11 बज गए हैं। तो इससे धीरे धीरे बच्चे को समझ में आने लगता है कि 1 घंटा महसूस कैसा होता है। जैसे कि हम सबको पता है, हम कभी होता है ना टाइम जल्दी निकल जाता है जब हम बिजी होते हैं, तो बच्चा तो बहुत बिजी है, उसे खेलना है, कूदना है, उसे पूरी दुनिया देखनी है, पढ़ाई तो उसके लिस्ट में कहीं है ही नहीं। तो अब हम अगर उसे हर घंटे हर 15 मिनट में टाइम दिखाना शुरू कर दें तो बच्चे को एक अंडरस्टैंडिंग होने लगती है कि 1 घंटा कितने समय में पास होता है। धीरे धीरे करके हम उसका टाइम और उसका एक्टिविटी को जोड़ सकते हैं। जैसे कि कुछ समय बाद हमने बोला बेटा 11 बज गए हैं, तो 11 बजे हम क्या करते हैं हर दिन, हम 11 बजे अपना होमवर्क करते हैं मान लीजिए, या खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, या कई घरों में बच्चे कहीं बाहर जा रहे हैं या सोने का समय है। तो जो भी आपने एक्टिविटी अपने बच्चे के लिए उस समय प्लान करी हुई है, उस बच्चे को याद दिलाइए कि ये समय उसका आ गया है। तो ऐसे धीरे धीरे करके क्या होगा, बच्चा भी वो आदत पड़ जाएगी, याद हो जाएगा कि इस समय मुझे ये करना है। और जो टैंट्रम बच्चे उस समय देते हैं कि मुझे नहीं पढ़ना या मैं नहीं करना चाहता हूँ, वो धीरे धीरे करके, देखिए पहले दिन में नहीं, लेकिन धीरे धीरे करके ओवर द पीरियड ऑफ डेज एंड मंथ्स वो सेट होना शुरू हो जाता है। लेकिन हमको इसमें 2 चीज़ों का ध्यान बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। एक तो ये कि जब हम बच्चे को ये चीज़ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें उसको रीइंफोर्स करना। रीइंफोर्स का क्या मतलब है, प्रोत्साहित करना। जैसे कि आज बच्चे ने कोई भी होमवर्क कंप्लीट किया, चाहे 5 मिनट ऊपर लेके किया, लेकिन आज पहली बार उसने अपने आप से ख़त्म कर दिया, तो हम उसको मान लीजिए हमने कहा आज बेटा चलो तुम्हारे फेवरेट टॉफ़ी लेके आते हैं, फेवरेट चॉकलेट लेके आते हैं, आइसक्रीम लेके आते हैं,
खाने की चीज़ को भी हम बहुत समय तक हर चीज़ में खाने की चीज़ नहीं दे सकते, तो फिर हम अप्रिसिएशन करते हैं, अरे वाह तुमने आज ये कर दिया, ये तो बहुत अच्छा है, चलो हम कल ये करने की कोशिश करेंगे, वेरी गुड बेटा तुमने ये काम पूरी तरह से किया है। तो इस तरह से हम धीरे धीरे करके उसको कभी उसकी पसंद की चीज़ें और कभी पेरेंट्स की तरफ से एक प्यार, तो पेरेंट्स की तरफ से कभी हम उसे प्यार से ये महसूस करा सकते हैं कि उसने एक अच्छा काम किया है आज, और आप एज पेरेंट्स बच्चे से बहुत खुश हैं। बच्चों के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है कि पेरेंट्स खुश हों। हमें लगता है कि मैं 10 बार बोलता हूँ बच्चे को सुनता नहीं है तो मेरे से कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसको, ऐसा नहीं है। बच्चा स्मार्ट होता है, उससे पेरेंट्स के बोलने से तो फर्क पड़ता है, लेकिन उसकी अपनी मर्जी भी तो होती है वो काम ना करने की, तो उसकी वो मर्जी उसको भारी लगने लगती है, और जब वो पेरेंट्स की बात नहीं मानता तो उसे बुरा लगने लगता है। लेकिन उस बुराई को वो कहते हैं ना, जैसे कौवा मिट्टी में मुंह डाल देता है कि नहीं मेरे को कोई नहीं देख रहा, बच्चे भी ऐसे होते हैं कि उन्हें लगता है चलो ठीक है पापा मामा को पता नहीं चला कि मैंने ये कर दिया, डांट मारे अच्छा ठीक है सॉरी सॉरी और अपना काम कर लिया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि माता पिता की कोई बात कहीं भी से उनको महसूस नहीं होती, बच्चे को महसूस होती है, वो शो नहीं करता उस चीज़ को, है ना। इसलिए हम जब डांटते हैं मारते हैं फटकारते हैं तो बच्चा भी मायूस हो जाता है, उसका कहीं ना कहीं हम सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास को कम करने लगते हैं, और जब हम बच्चे का आत्मविश्वास कम करने लगते हैं तो पढ़ाई तो ऑलरेडी उसको पसंद नहीं थी, अब उसको ये भी लगता है कि मैं कर नहीं सकता, तो फिर तो उसकी अवर्जन पढ़ाई से या उस हर एक्टिविटी से जो चीज़ आप जिसमें आप उस बच्चे को डालना चाहते हैं उससे होने लग जाएगी, बच्चा खींचने लग जाएगा और आपको उसे उस एक्टिविटी में ढालने में और ज़्यादा समय लग जाएगा। कभी कभी हम अपने पेशेंस भी लूज कर लेते हैं, हमें महसूस होता है अरे 15 दिनों से ऐसे बोल रहा हूँ, 1 महीना हो गया, ये मेरी बात सुनता ही नहीं है। इसका क्या मतलब है, जब भी आप अपने आप को ये बोलते हुए सुने कि ये बच्चा मेरी बात नहीं सुनता, क्या हो रहा है आखिर, हमारा तरीका नहीं बदल पा रहा है। हर बच्चे का समझने का तरीका अलग होता है। मैं हर दिन बच्चे को समझाऊं तुम्हें ये करना है करना है करना है, एक ही तरह से समझा रही हूँ, हर दिन बोल के समझा रही हूँ, उसको बता रही हूँ ये करना है, कभी कभी समझा रही हूँ क्यों करना है, लेकिन इससे ये बात साफ जाया होती है कि जिस तरीके से हम अपने बच्चे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं हमें अपना तरीका बदलना पड़ेगा, हमें अपने तरीके में वेरिएशंस लाने पड़ेंगे। एक तो एक तरीका हर बच्चे के साथ नहीं चल सकता और एक तरीका एक बच्चे के साथ हर समय नहीं चल सकता, है ना। आपको अपने तरीके बदलने पड़ेंगे, कभी उनको प्यार से समझा के, कभी उनको गेम की तरह से उसमें इन्वॉल्व करके, कभी उनको बैठ के समझा के क्यों ये ज़रूरी है, कभी उनको रीइंफोर्स करके यानी कि कोई चीज़ देके कोई सामान देके, है ना, तारीफ करके, कभी उनके दोस्तों को बुला के साथ में बैठ के वो काम करा के। तो हमें अलग अलग तरीके अपने बच्चों के लिए अपनाने पड़ते हैं अगर हम चाहते हैं वो करें जो इवेंचुअली हमें लगता है ना बच्चा हमारा ये तो करना ही चाहिए। हर पेरेंट्स के मन में कुछ चीज़ें होती हैं कि ये सब चीज़ें तो बच्चे को करनी ही चाहिए। तो अगर हम एंड में बोलें कि अरे बच्चा ये नहीं करता और हम फ्रस्ट्रेट हो जाएं उस चीज़ से, तो वो सल्यूशन नहीं निकल पाएगा। बच्चे से आपकी दूरी होएगी, आप उस पर नाराज़ होंगे, वो आपसे डरेगा, इवेंचुअली वो अपनी बात आपसे खुल के कर नहीं पाएगा, फिर वो उसको कुछ समझा पाना आपके लिए और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो तो अपने मन की बात भी करना मन कर देगा, है ना। देखा है आपने कभी बच्चों को पापा से डरते मम्मी पापा को मत बताना, होता है ना, जो बच्चे पापा मम्मी से डरते कहते पापा मम्मी को मत बताना। तो आप अपने बच्चे के साथ अगर एक ओपन चैनल रखेंगे तो ही आप उसको मोल्ड कर सकते हैं। अगर वो बच्चा सिर्फ आपसे डरेगा तो बचपन में डर के आपसे वो काम करेगा और बड़े होके वो डर खत्म हो जाएगा। मेरे को कोई 5 बार डांटेगा, 6ठी बार मैं अपने बॉस मेरा डांटेगा, मैं भी हो जाऊंगी ठीक है, डांटते ही तो है। और हमें भी पता है पेरेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, डांटेंगे मारेंगे, कोई चीज़ के लिए मना कर देंगे, इससे ज़्यादा तो कोई पेरेंट कुछ नहीं करेगा। बच्चा भी समझदार है, हमें लगता है बच्चे छोटे हैं समझते नहीं हैं, बट वो भी जानते हैं ये चीज़ कि इतने ही पेरेंट्स मैक्सिमम करेंगे। तो अब मैं पेरेंट्स की बात मानूं और इन चीज़ों से बचूं या मैं अपनी मर्जी करूं। शुरू में डर लगता है थप्पड़ से, तो वो आपकी बात मानेगा, 2-4 बार आप थप्पड़ मारेंगे डर खत्म हो जाएगा, उसके बाद वो आपकी बात मानने की जरूरत ही नहीं है, उसे वो डर ही नहीं है थप्पड़ का। तो इसलिए हमें
पनिशमेंट्स को अवॉइड करना है जितना ज़्यादा हो सके। पनिशमेंट क्या है? डांट मारना, थप्पड़ मारना, गुस्सा करना, बच्चे को इस तरह की बातें बोलना कि तुमसे नहीं हो सकता, तुम नहीं कर सकते, तुम तो कभी कुछ करते ही नहीं। इस तरह के वर्ड्स, एक्शंस हमारे को बच्चे के साथ अवॉइड करने हैं। अवॉइड कैसे करें? अब बच्चा तो पूरे दिन सर पे कुछ ना कुछ गलतियां तो हर थोड़ी देर में करता है ना? तो उसको प्यार से हमें कुछ चीज़ें समझानी है, कुछ चीज़ें थोड़ी सी अवॉइड भी करनी है और कोशिश करते रहना है। हमें लगता है बस अभी कर दें, अभी डांट दें और अभी बच्चे को बदल दें। अगर हम इतनी जल्दी, हम क्या खुद बदल सकते हैं? क्या हम खुद इतनी जल्दी बदल सकते हैं कि किसी ने हमें बोल दिया कि बस आज से तुम सुबह 4 बजे उठ जाओ, जिसको 9 बजे उठने की आदत है, कल से डांट की वजह से वो 4 बजे उठने लग जाए? नहीं हो पाता ना। ऐसे ही बच्चे को आप डांट के उसको मायूस कर रहे हैं, उसके में बदलाव नहीं ला रहे हैं। इसलिए डांट हमारे को अवॉइड करनी है। मैम यहाँ लिखिए पनिशमेंट अवॉइड, ठीक है? कोई भी तरह की पनिशमेंट हमको अवॉइड करनी है। अब हम इस चीज़ के बारे में बात करते हैं कि हम रिवॉर्ड या रीइंफोर्समेंट्स क्या। इसलिए ही मेरे पेरेंट्स ने मेरे को ये रिवॉर्ड दिया या इसलिए मेरे पेरेंट्स मुझसे खुश थे, ठीक है? अगर मान लीजिए हम जैसे कई बार बोलते हैं ना, तो अभी ये काम कर ले, मैं तुझे शाम को कहीं ले जाऊंगा। बच्चे को लगता है शाम तो देखी जाएगी, पेरेंट्स ने भी अच्छा कई बार ऐसा भी होता है, पेरेंट्स बोल देते हैं और शाम को तो भूल जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि बच्चे को भी लगता है कि अरे उसको ये समझ नहीं आता कि ये काम इतना अच्छा है कि मेरे पेरेंट्स मेरे को इतना बड़ा रिवॉर्ड देना चाहते हैं इसके लिए। तो वो चीज़ हम कैसे इस्टेब्लिश करें बच्चे के माइंड में, एक छोटे बच्चे के माइंड में कैसे समझाएं कि इस चीज़ की वजह से हमने आपको ये दिया है, वो एकदम बाद में होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं टाइम। इसके बीच का टाइम बिल्कुल जितना हो सके 0 की तरफ जाना चाहिए, यानी कि 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट काम करने के जज्बात। इसलिए हमें रिवॉर्ड या रीइंफोर्समेंट ऐसे ही रखनी चाहिए जो हम एकदम हाथ के हाथ दे सकें। जैसे कि अप्रिसिएशन, आप वहीं के वहीं बोल सकते हो बेटा बहुत अच्छा काम करें। कोई टॉफी आप वहीं के वहीं, ये नहीं कि मैं अभी लेकर आती हूँ। आप जब काम हाथ में होना चाहिए आपके और फिर आप बोलो बच्चे ने काम किया, ये क्या आपने, चाहे एक टॉफी हो, चाहे एक चॉकलेट हो, चाहे कोई अप्रिसिएशन हो। आप बच्चा बहुत दिनों से कह रहा है मुझे बॉल चाहिए, आपने सोचा जिस दिन ये काम करेगा अच्छा उस दिन मैं एक बॉल ला के रख ली, लेकिन देना नहीं है। तभी देना है जब आप जो बिहेवियर को बढ़ाना चाहते हैं उसमें दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है ये पढ़ाई के लिए हो, ये पढ़ाई के लिए हो सकता है, एक्टिविटी के लिए हो सकता है, गेम्स के लिए हो सकता है, खाने के लिए हो सकता है, सोने के लिए हो सकता है। ये रीइंफोर्समेंट वाला सिस्टम आप किसी के लिए भी कर सकते हैं। और जिस भी चीज़, जिस भी बिहेवियर में आप रीइंफोर्समेंट देंगे वो बिहेवियर बढ़ जाएगा। जिस भी बिहेवियर में, मान लीजिए बच्चा रो रहा है, आप टॉफी देंगे तो बच्चा रोने में बढ़ जाएगा। उसको समझ में आ जाएगा अच्छा मैं रो रहा हूँ, मम्मी टॉफी देती है चुप कराने के लिए, तो अब मेरे को जब भी टॉफी चाहिए होगी मैं क्या करूँगा, मैं रोऊंगा। तो ये रीइंफोर्समेंट है, इसको हम कहते हैं स्टाइल ऑफ लर्निंग थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। जो अल्फ्रेड बिने एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट था जिसने इस बारे में बात करी कि कैसे इंसान कोई चीज़ याद करता है। तो कैसे याद करता है, हम कैसे याद करते हैं? अब मैम है स्कूल में हर दिन आती हैं और बच्चों को पढ़ाती हैं, ठीक है? कैसे समझती हैं कि वो सही कर रही हैं, गलत कर रही हैं? बच्चे के रिस्पॉन्स से। बच्चा पढ़ समझ पा रहा है, उसके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। मैम एक दिन लेट आई स्कूल में, प्रिंसिपल सर ने डांट दिया, क्या हो गया? एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव वो चीज़ मिल गई कि भाई अब आपने कल से लेट नहीं आना है, एकदम आप समझ गए। अभी मैम ने कोई अच्छा काम किया, प्रिंसिपल सर ने तारीफ कर दी, मैम एकदम समझ गई अरे ये काम अच्छा है, मुझे यही काम बार बार करना है। तो जिस भी बिहेवियर के अंदर हम किसी को रीइंफोर्स करेंगे, कोई चीज़ देंगे, अप्रिसिएशन देंगे, टॉफी देंगे, हमेशा वो बिहेवियर बढ़ेगा। चाहे वो रोना हो, रोने पे टॉफी देना हो, और चाहे पढ़ाई करके या कोई अच्छा काम करने के बाद टॉफी देना हो, तो वो बिहेवियर हमेशा बढ़ेगा। तो इस चीज़ का हमें बहुत ध्यान देना है कि हम बच्चे को कब ज़्यादा प्यार देते हैं, जब वो परेशान होता है या जब वो खुश होता है। क्योंकि जब वो परेशान होता है और बच्चे को अपनी ज़्यादा टेंशन देते हैं तो बच्चा सीखता है कि मुझे परेशान होना पड़ेगा अपने पेरेंट्स की टेंशन लेने के लिए, तो वो ज़्यादा परेशान होकर दिखाता है।
और यही अगर हम बच्चे को ये सिखाएं कि जब बच्चा परेशान है उसके साथ टाइम दें, लेकिन जब बच्चा खुश है तब और ज़्यादा अपना टाइम और अटेंशन दें, तो बच्चे को लगता है अच्छा ये काम मुझे नहीं करना है, ये काम मुझे करना है। तो एक छोटा बच्चा हर चीज़ रिवॉर्ड एंड रीइंफोर्समेंट से सीखता है, ठीक है। तो हम अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएं और उसको इस तरह से यूज़ करें तो ये हमारे बच्चों की बिहेवियर शेपिंग में, यानी कि जो काम वो हर दिन करते हैं, बिहेवियर जो पूरा दिन से शाम तक उनका रहता है, उसे हम कैसे शेप करें, उसको हम कैसे मोल्ड करें। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो आज हमने समझा है। परेशान हो जाते हैं, अगर कोई जने होते हैं वॉक पे चले जाते हैं, स्ट्रेस निकल जाता है, किसी अपने दोस्तों के पास जाकर बैठ जाते हैं, स्ट्रेस निकल जाता है। तो हमारे जैसे हमारे छोटे छोटे लाइफ के स्ट्रेस है, ऐसे बच्चे के छोटे छोटे लाइफ के स्ट्रेस। क्या स्ट्रेस है बच्चे के? कोई करना चाहेगा, कोई ट्राई करना चाहेगा कि किस तरह के स्ट्रेस हमारे बच्चे को, एक फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास के बच्चे को हो सकते हैं? ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। अगर हम स्ट्रेस की बात करें तो बच्चे को ये स्ट्रेस हो सकता है कि अरे मुझे सुबह उठ के तैयार होना है, अपने मम्मी पापा को छोड़ के घर से जाना है, मुझे वहाँ जाके स्कूल में क्लास में बैठना है, मेरे को तो लेटना था, अब मुझे बैठना है, मुझे बुक्स निकालनी है, मुझे मैथ्स तो पढ़ना पसंद ही नहीं है लेकिन मैथ्स का पीरियड आ गया, मुझे मैथ्स पढ़ना है ना। तो इस तरह से बच्चे की ज़िंदगी में भी छोटे 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 बहुत सारे स्ट्रेस हैं जिसका हमें रिलीज चाहिए, बच्चे को रिलीज चाहिए। कैसे रिलीज मिलता है बच्चे को? बच्चा घर भागता हुआ आता है, मम्मी हग कर लेती है, बच्चा खुश हो जाता है। बच्चा घर में भागता हुआ आता है, पापा के लिए कार्ड बना के लाता है, पापा को देता है, पापा कहते हैं बड़ा सुंदर कार्ड है, ये कैसे बनाया? बच्चा खुश हो जाता है। तो बच्चे के लिए स्ट्रेस रिलीजिंग एक्टिविटीज़ क्या है? खेलना, अपने माता पिता से बात करना, उनके पास बैठना, अपने भाइयों बहनों के साथ खेलना, दादा दादी से पैम्पर होना, कोई टॉफ़ी वॉफ़ी मिल जाती है, खुश हो जाते हैं। स्कूल में देखा होगा किसी एक बच्चे का बर्थडे हो जाए, सारे बच्चे खुश होते हैं कि भाई उसने टॉफ़ी दे दी है सबको। तो बच्चों के लिए उससे ज़्यादा खुशी की तो कोई बात ही नहीं है। मैं अपने बचपन के अंदर सोचती हूँ तो जो सारी टॉफ़ियाँ मिलती थी घर आके मैं एक जार में रखती थी और उस टॉफ़ियों को सारा बड़ा करती थी और अपने भाई बहनों को दिखाई, देखो मेरे पास बहुत टॉफ़ियाँ हैं। तो हर बच्चे का ये सब तरीके होते हैं अपने स्ट्रेस को डील करने का, अपनी प्रॉब्लम्स के साथ डील करने का, है ना। अब हमें क्या करना है? हमें समझना है कि जैसे हम स्ट्रेस में हैं, हमारा बच्चा भी स्ट्रेस में है, इसलिए हमें उसको रिलैक्स रखना है, इसलिए हमें उसको उसके स्ट्रेस को कम करते रहना है, जिससे कि वो पढ़ाई में उसका मन लगे, खेलने में उसका मन लगे, खुश रहे। पेरेंट्स क्या चाहते हैं अपने बच्चे से? बच्चा खुश रहे, और तो कुछ नहीं चाहते। तो हमको कैसे अचीव करें, ये आज हम इस वर्कशॉप में सीख रहे हैं कि कैसे हमने इसको अचीव करना है। हमें लगता है कि बच्चे को माँ बाप से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन छोटे बच्चों को, वैसे किसी भी बच्चे को माँ बाप ये बोले अरे वाह चलो इकट्ठे ये करते हैं, चलो आज बैठ के गेम खेलते हैं। कितनी बार हमारे पास टाइम नहीं होता बच्चे के साथ कोई गेम खेलने, है ना। लेकिन अगर हम 15 मिनट अपने टाइम में स्केड्यूल करें, सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है? स्केड्यूल। अपने रूटीन में अगर हम सिर्फ 15 मिनट निकाल पाए कोई एक छोटा सा गेम 15 मिनट खेलने के लिए, तो बच्चे के लिए वो भी बहुत है। पहले दिन उसे लगेगा कि हाँ ठीक है क्या ही हमने किया, पर धीरे 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 वो पूरा दिन में उस 15 मिनट की वेट करेगा कि पापा आएंगे 15 मिनट मेरे साथ ये खेलें, या मम्मी आएंगी 15 मिनट मेरे साथ ये खेलें। तो हमने वो थोड़ा सा टाइम, हमें बहुत ज़्यादा टाइम किसी भी चीज़ में हम नहीं डिवोट कर सकते। हमें काम भी करना है, पैसा भी कमाना है, घर का रूटीन भी है, घर में सास ससुर भी है, सब कुछ देखना है। तो फिर हम क्या करें? थोड़ा टाइम डिवोट करें, लेकिन कंसिस्टेंटली हर दिन वो टाइम, जिस चीज़ को हम हर दिन करने लगते हैं, एक रूटीन में करने लगते हैं, वो चीज़ आराम से बच्चे को भी समझ में आती है और बच्चा वो चीज़ देखना चाहता है, करना चाहता है, ठीक है। तो ये हमने बात की बच्चे के स्ट्रेस के बारे में, कैसे हम बच्चे का स्ट्रेस कम कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो इसमें हम कर सकते हैं। वॉक पे जा सकते हैं, कलरिंग कर सकते हैं, है ना, बच्चे के साथ बैठ के बातचीत कर सकते हैं, कोई मूवी देख सकते हैं। आजकल तो बच्चों को नेटफ्लिक्स दिखा दो, बेस्ट है, उनको टीवी दिखा दो, उनके साथ टीवी देख लो, उनके साथ उनका चैनल देख लो, कोई भी चीज़ 15 मिनट वो बच्चा हमेशा, और ये आपका रीइंफोर्समेंट भी बन जाएगा बाद में कि अभी आप 15 मिनट हर दिन उसको समय देते हैं, कल को जिस दिन वो कुछ गलत करेगा और आप वो 15 मिनट नहीं देंगे तो बच्चे को लगेगा आज मैंने कुछ गलत किया, उसको वो महसूस होगा कि क्योंकि पापा तो हर दिन मुझे 15 मिनट देते हैं, लेकिन आज ज़रूर मैंने कुछ गलत किया होगा जो पापा मेरे साथ वो 15 मिनट नहीं बैठे। तो बच्चा ऐसा नहीं है, सेंसिटिव होता है,
समझता है कि आज कुछ अलग हुआ है, लेकिन वो तभी हो सकता है जब हर दिन कोई चीज हर दिन हो रही है। अगर हम एक दिन बैठे हैं और अगले दिन ना बैठे हैं तो बच्चे को नहीं समझ में आएगा। एक महीना हम बैठे 15 मिनट और फिर हमने एक दिन उसकी किसी गलती पे या उसकी किसी, मान लीजिए एक दिन पढ़ाई नहीं कर रहा है या मान लीजिए एक दिन आपको बहुत चिड़चिड़ कर रहा है, रो रहा है या लड़ाई कर रहा है, तो उस दिन आप 15 मिनट नहीं बैठे, वो इनफ पनिशमेंट है बच्चे का, अगर आप वो हर दिन करते हैं तो। इसके बाद हम अगली बात इस चीज पे करेंगे, जैसे कि सर ने भी यहाँ पे बोला, भार्गव सर, कि हम कभी कभी क्या ज़्यादातर बच्चे की परफॉर्मेंस पे जाते हैं, उसकी लर्निंग पे नहीं जाते। क्या फ़र्क है दोनों शब्दों में? इन दोनों शब्दों में वही फ़र्क है जो मार्क्स का और नॉलेज का है। मेरा बच्चा मार्क्स लाता है, टॉपर है, लेकिन वो तो एक बार में पूरा लाइन रट के और वही उल्टी करके आ जाता है। और या फिर मेरे बच्चे को पता है कि स्क्वायर का मतलब क्या है, वो नींद में भी बता सकता है, ड्रॉ भी कर सकता है, बना भी सकता है, और वो स्क्वायर की अलग अलग चीज़ें भी ढूंढ के ला सकता है। लेकिन जो बच्चा सिर्फ रट रहा है स्क्वायर 90 डिग्री एंगल हैं, 4 ये होते हैं, वो सिर्फ एक ऐसा स्क्वायर ही पहचान सकता है। वो नहीं पहचान पाएगा कि कौन सी 10 चीज़ें हैं मेरे आसपास जो स्क्वायर है या जो ट्रायंगल है। हमें ये क्यों ज़रूरी है? क्यों आजकल जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें एप्लीकेशन बेस्ड क्यों आ गया है? क्योंकि हम कितना भी रट लें, कितना भी डेफिनेशन याद कर लें, जब तक हम उस चीज़ को समझेंगे नहीं, हम आगे जाके उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और पढ़ाई क्यों करी जाती है? जिससे कि आगे जाके हम उसका इस्तेमाल करें। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, 2 साल एमफिल हमने करी, बहुत चीज़ें पढ़ाई करी, बहुत, ये सब चीज़ें बहुत पढ़ा। लेकिन आज जो मैं आपको समझा रही हूँ, जो मैं आपको बता रही हूँ, वो मेरी किसी बुक में, किताब में कहीं लिखा हुआ नहीं है जो मैं रट के आके आज आपको सुना दूँ। ये मैंने अपने दिमाग से इस वर्कशॉप को बनाया है कि क्या क्या वो चीज़ें हैं जो आप लोगों के लिए ज़रूरी है। उसके लिए एप्लीकेशन बेस्ड होना ज़रूरी है। बच्चे का दिमाग एप्लीकेशन की तरफ होना चाहिए कि मैंने जो पढ़ा है उसे मैं इस्तेमाल कैसे कर रहा हूँ हर दिन। और अगर हम वो बच्चे के साथ करा पाए तो उसके मार्क्स कम भी आए या ज़्यादा भी आए, बच्चा अपनी ज़िंदगी में हमेशा स्मार्ट रहेगा और कहीं भी जाएगा, चाहे उसके मार्क्स कम होंगे, चाहे थोड़े अच्छे कॉलेज से नहीं होगा, वो अपनी ज़िंदगी में कुछ कर पाएगा, क्योंकि उसके पास नॉलेज होगी। और नॉलेज की कोई कीमत नहीं होती है। लोग क्या चाहते हैं कि भाई कोई अच्छा प्रिंसिपल आ जाए, कोई अच्छी टीचर आ जाए कि हमें ना सिखाना पड़े, वो अपने आप बच्चों को ठीक से पढ़ा दे। तो पढ़ाई तो सब टीचर्स ने एक ही करी है, लेकिन हर टीचर अलग होता है बच्चे के साथ, हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है। तो हमें वो एप्लीकेशन सिखानी है बच्चे को और उसकी परफॉर्मेंस पे हमें फोकस नहीं करना, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आजकल हम क्योंकि परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। पीटीएम बच्चे के लिए सबसे खराब चीज़। मैं अपने बचपन को याद करूँ तो पीटीएम से एक दिन पहले ही मैं रोना शुरू कर देती थी। मुझे पता था मेरे पापा मम्मी दोनों जाएंगे, मैं बीच में ऐसे करके बैठी होंगी और हम दोनों पीटीएम में जाएंगे और पूरे रास्ते वापसी में डांट पिट रही होगी, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, और मैं मुँह नीचे करके कि हैरानी दिन आता ही। मुझे नहीं पता कि मैं क्या गलत कर रही हूँ, मैं क्यों गलत कर रही हूँ। मुझे सिर्फ ये पता है कि मेरे माता पिता आज मुझसे परेशान। तो अब हम बच्चे को कैसे सिखाएं कि भाई हो क्या रहा है। हमें उसे ये नहीं बताना कि हम उससे परेशान हैं, क्योंकि हम तो बच्चे से मोमेंटरीली परेशान होते हैं, फिर हम तो ठीक हो जाते हैं। लेकिन बच्चे के मन में क्या है, नहीं मेरे माता पिता मुझसे परेशान, फिर डरने लगता है बच्चा, मैं गलत कर रहा हूँ। सेल्फ कॉन्फिडेंस का, और सेल्फ कॉन्फिडेंस का होने का मतलब क्या है? सेल्फ कॉन्फिडेंस का होने का मतलब ये है कि बच्चे के अंदर अपने आप से जो चीज़ें आनी चाहिए वो आनी पानी चाहिए। जो पढ़ने का मन अपने आप से करना चाहिए, कुछ करने का मन अपने आप से करना चाहिए। कल को 10 लोगों के सामने खड़ा हो, क्या चाहिए हमें 10 लोगों के सामने खड़ा? आप इतने सारे लोग हैं, मेरे जैसे कितनी नॉलेज हो लोगों को, अगर लेकिन मैं खड़े होकर इतने लोगों के सामने बोल ना पाऊँ तो मेरे को कुछ भी जानने का फ़ायदा क्या? तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। हमेशा बचपन से लेके बड़े पद तक आपके मार्क्स तो कम आ जाए, लेकिन अगर आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहेगा तो आप कुछ कर पाएंगे अपनी ज़िंदगी। आप सबने महसूस किया होगा कि हम सब कभी ना कभी अपने काम, वर्क प्लेस में अंडर कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। इसलिए होता है क्योंकि हम कुछ चीज़ों पे फोकस ज़्यादा कर देते हैं, अपनी खूबियों को कम देख पाते हैं। बच्चों के साथ भी वहाँ पर टाइम कम होता है,
गलतियां तो हमें जल्दी दिख जाती हैं, पर 10 खूबियां दिखने में समय लगता है। तो इन चीज़ों पे अगर हम ध्यान देंगे तो हमारा बच्चा हमारे साथ रहेगा और हम उसकी परवरिश कर पाएंगे। There's a difference between परवरिश and bringing up a child। समझिए। अब अगला पॉइंट ये है कि हमारे को जैसे कई बार क्या होता है कि हम बच्चे को बहुत बड़े बड़े गोल्स दे देते हैं। भाई तुमने आज होमवर्क खत्म करना है पूरा सारा जितना भी है। बच्चा आज तक होमवर्क नहीं करता था, आज होमवर्क उसे आप करना सिखा रहे हैं, शुरू करा रहे हैं, सारा होमवर्क इकट्ठे तो नहीं कर पाएगा। तो हमने बनाने हैं उसके लिए स्मॉल गोल्स। स्मॉल गोल्स, स्मॉल गोल्स क्या होते हैं? स्मॉल गोल्स ये होते हैं कि आज तुमने ये नहीं कि इस साल तुमने फर्स्ट आना है, ये बहुत ही दूर का गोल है जो अचीव करने का कुछ पता नहीं कैसे अचीव करते हैं। आपका मैं ये तो कई बार पेरेंट्स से पूछती हूँ कि आपको पता है कैसे अचीव करते हैं? इस साल क्लास में फर्स्ट आना है, मैं कहूँ टीचर से कि आपने इस साल सारे टीचर्स के बीच में फर्स्ट का अवार्ड लेना है, आपको पता है कैसे लेना है? तो बच्चे को कैसे पता हो कि मैंने फर्स्ट कैसे आना है या मैंने ज़्यादा अच्छे मार्क्स कैसे लाने हैं? ये सब बच्चे को नहीं समझ आता। बच्चे को समझ में आता है स्मॉल गोल्स। स्मॉल गोल्स मतलब कि बेटा आज हमने 15 मिनट इस समय पढ़ाई, आज हमने 15 मिनट इस समय खेलने जाना है। इससे बच्चे को समझ में आता है अच्छा मुझे ये चीज़ करनी है, ठीक है। तो ऐसे करके हमें बच्चे को चीज़ें समझानी है। इसके अलावा अगली चीज़ जो आती है वो ये है कि हमारे को अलग अलग टेक्निक्स कोशिश करते रहना है, जैसे कि मैंने बताया था। और हमारे को बच्चे की स्टडी के बीच में ब्रेक्स देने हैं। अगर हम आधा घंटा पढ़ा रहे हैं तो 5 से 10 मिनट का ब्रेक दें, फिर दोबारा आधा घंटा पढ़ सकता है, फिर ज़्यादा लंबा ब्रेक दें, फिर शाम को पढ़ा दें। इस तरह से हम आधे आधे घंटे के स्लॉट्स में बच्चे को अलग अलग समय पे पढ़ाना सिखा सकते हैं। बट इसमें समय लगता है, कम से कम 1 महीना किसी भी आदत को बनाने में लगता है। तो अगर 1 महीना आप लगातार हर दिन इस पे काम कर रहे हैं तब आप महसूस कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि ये बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है। हमें पता है स्पोर्ट्स में करियर के ऑप्शन कम होते हैं, लेकिन कम से कम हम उस बच्चे को स्पोर्ट्स में प्रमोट तो कर सकते हैं कि भाई पढ़ाई भी करें और जिस चीज़ में अच्छा है उसको भी करें, क्योंकि क्या पता कल को वो नेशनल लेवल खेल ले और उसको स्पोर्ट्स कोटा से एडमिशन मिल जाए, हमें नहीं पता। इसलिए हमें हमारे बच्चे में जो खूबी है उसको हमेशा ग्रो करना है, जितना ज़्यादा हम उसे ग्रो कर सकें, ठीक है। अब स्केड्यूल की बात हो गई, टाइम की बात हो गई, रीइंफोर्समेंट की बात हो गई, पनिशमेंट की बात हो गई। एक इम्पॉर्टेंट बात ये रह गई कि एक बार में हमें एक ही एक्टिविटी बच्चे के रूटीन में डालनी है। मान लीजिए अब हमने 15 मिनट पढ़ाई का डाला है तो एक हफ्ता 15 मिनट पढ़ाई का रखना है, फिर जब वो 15 मिनट पढ़ाई हर दिन करने लगे फिर 15 मिनट कुछ और पढ़ने का हो गया, या 15 मिनट कुछ खेल का हो गया, या 15 मिनट आप चाहते हैं बच्चा म्यूजिक सीखे तो म्यूजिक का हो गया। तो एक बार में अगर हम कहें बस आज से तुमने 8 से 9 ये करना है, 9 से 10 ये करना है, 10 से 11 ये करना है, ऐसे अगर हम उसका रूटीन बना दें तो वो बच्चे के लिए बहुत ओवरवेलमिंग हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा एक बार। इसलिए एक बार में एक एक्टिविटी करें और कोशिश करें कि वो अच्छे से कर पाए, फिर हम उसमें दूसरी एक्टिविटी ऐड करें, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है कि हम चाहते हैं कि आप पेशेंट रहें अपने बच्चे के साथ, क्योंकि हमें समझ सकते हैं कि किस तरह की डिफ़िकल्टीज बच्चे को हर दिन करने में आती हैं। कुछ गलतियां हमसे होती हैं और कुछ गलतियां हमें सिखाती जाती हैं। तो ये चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट है। अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने बच्चे के ऊपर विश्वास रखिए, ये चीज़ें सबसे ज़्यादा आपको मदद करेगी। अपना स्ट्रेस कम करने के लिए चीज़ें सीखिए, जिससे कि हम अपना स्ट्रेस अपने बच्चे पे ना निकालें। हम अपने ऑफिस का स्ट्रेस लेके आगे हम तो चिड़चिड़े हो गए ना, अभी हमसे तो कोई भी बात करेगा हम चिड़चिड़े होंगे, तो हम अपने आप को कैसे चिड़चिड़ापन को कम रखें वो हम सीखें, जिससे कि वो चीज़ बच्चे पे ना आए और बच्चा अच्छे से ग्रो कर सके। इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। कभी आपके साथ ऐसा हो कि बच्चा मान नहीं रहा है, भाई पढ़ाने की जगह भी बना दी, समय भी बना दिया, सब कुछ कर दिया, फिर भी बच्चा नहीं मान रहा है, तो बच्चे को वहाँ पे बिठा देना है। अब वो पढ़े या ना पढ़े, अपनी पढ़ाई की जो जगह है वहाँ पे जाके बच्चे को पढ़ाई के समय पे उस 15 मिनट या आधा घंटा उसे वहाँ बैठना है। अगर वो नहीं पढ़ेगा तो भी उसे वहाँ बैठना है, पढ़ेगा तो भी उसे वहाँ बैठना है, चाहे वो ना पढ़े। फ़ोन नहीं देना उस समय बच्चे को पता होना चाहिए कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता इससे बाहर निकलने में, मेरे को यहाँ बैठना पड़ेगा, मैं नहीं पढ़ूंगा तो भी बैठना पड़ेगा।
जैसे हम बच्चे को सोते हुए क्या कहते हैं, तू लेट जा, नींद नहीं आएगी, लेटा, कहते हैं ना। यही चीज पढ़ाई के साथ करनी है, यही चीज बाकी एक्टिविटीज के साथ करनी है। तुझे नहीं पढ़ना कोई बात नहीं, बस यही बैठ पढ़ाई करेगा। धीरे धीरे करके एक दिन नहीं पढ़ेगा, 2 दिन नहीं पढ़ेगा, तीसरे दिन तो 30 मिनट वो बोर भी हो जाएगा, वो पढ़ ही लेगा। जैसे बच्चा सो ही जाता है, होता है ना। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे हमारे को टेक्निक्स यूज करके बच्चे को सिखाना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर, कभी भी बच्चे को बेड पे नहीं पढ़ाना है। जिस जगह पे बच्चा सोता है, आराम करता है, खेलता है, उस जगह पे कभी पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे के दिमाग में वो जगह सोने से, खाने से या किसी और चीज़ से एसोसिएटेड होती है। तो इसलिए पढ़ाई की जगह या कोई ऐसी चीज़ जो आप बच्चे को सिखाना चाहते हैं, वो हमेशा एक अलग जगह, चाहे कोई कोना ही अलग हो, उससे मैटर नहीं करता कोई अलग कमरा चाहिए या कुछ, एक छोटा सा कोना हो जहाँ पे वहीं बैठेगा, बेड पे नहीं बैठना, ठीक है। ये चीज़ का बहुत खास ध्यान रखना है, वरना बच्चे को पढ़ाई करने के बैठते ही नींद आ जाएगी, जो कि कई बच्चों का होता है, हम देखते हैं। तो इस चीज़ का हमें बहुत खास ध्यान देना है। अब मैं कुछ ये तो हो गई हमारे बच्चों को लेके वर्कशॉप। हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी कि स्टडी प्लान कैसे बनाना है, उसका रूटीन कैसे बनाना है, वो फैमिली में सबके साथ इकट्ठे बैठना चाहता है या उसको स्कूल में जाने में थोड़ी घबराहट होती है, इसलिए वो घर में रहना चाहता है, क्या चीज़ है वो चीज़ समझना ज़रूरी है। सिर्फ डांटने से या बोलने से ये मत कर, कुछ बदलेगा नहीं। हमें समझना पड़ेगा कि बदलाव के लिए कॉज क्या है, कारण क्या है। स्कूल में इस सब की वजह से क्या होता है, टीचर्स से कंप्लेन आती है, मार्क्स अच्छे नहीं आते, होमवर्क नहीं करता तो डांट भी खाता है स्कूल में, फेल या फिर नियर फेल वाली हालत होती है कि भाई बस जैसे जैसे करके टीचर्स भी सोचती हैं क्या कर, बच्चों को पास कर देती है कि चलो अब न्यू एजुकेशन। तो इस तरह की चीज़ें हैं। अब हमारे को क्या समझने की ज़रूरत है कि हमें इस सब का ध्यान देना है, हमें इस सब पे काम करना है। एज पेरेंट्स हमें कोशिश करनी है कि जितना हो सके हमें अपने बच्चे को समझना है, और जब भी हमें लगे कि हम नहीं समझ पा रहे हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, हमें मदद सीख कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें मदद लेनी है इस चीज़ के लिए, ठीक है। मेरे कुछ कार्ड्स यहाँ पे पड़े हैं, मैम के पास हैं। जो भी पेरेंट अभी कोई चीज़ पूछना चाहे या बाद में कोई चीज़ पूछना चाहे, मेरा कार्ड ले सकते हैं, उसमें मेरा फ़ोन नंबर है, ईमेल एड्रेस है। कोई भी चाहे अपनी कोई भी समस्या के लिए कोई सेशन लेना चाहते हैं, वो भी लिए जा सकते हैं। और अभी आधा घंटा मैं किसी एक क्लासरूम में होंगी, मैम बताएंगे। अगर किसी पेरेंट को कोई ऐसी समस्या है जिसके बारे में वो डिस्कस करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो मेरा एंड सेंटेंस और कंक्लूजन ये है कि आपका बच्चा आपकी जिम्मेदारी भी है और हमारी जिम्मेदारी भी है, और हमने इकट्ठे मिलके सब बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए कुछ करना है और उनको आगे बढ़ाना है। थैंक यू सो मच। मैम थोड़ा सा ये सभी की प्रॉब्लम होगी, बच्चों को मोबाइल से कैसे दूर करें। अगर देखिए, अगर बच्चा डर रहा है स्कूल जाने से, तो अगर कोई चीज़ छूट जाएगी और हम डांट रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि बच्चा कोशिश कर रहा है किसी की, उनको क्लास वर्क में लिखवाती है मैम बोर्ड पे, वो पूरी तरह कॉपी नहीं कर पा रहा, और या तो वो बातों में लगा होता है या उसका ही बच्चों पर उतना ध्यान अर्जित नहीं हो पाता, क्योंकि हमारी क्लास भी तो बैक टू बैक होती रहती है ना, तो बच्चे ध्यान नहीं दे पाया, अब वो उसको टीक नहीं पाया। और प्रॉब्लम भी क्या है कि मैम लिखवाती है, टीकता है, और उसको टेंशन ये नहीं है कि मुझे ये मैंने सीखा या नहीं सीखा, मुझे समझ में आया या नहीं आया। टेंशन क्या है कि मैंने उसको टेपा नहीं ठीक से। और उसके बाद क्या होता है कि उसे पता है कि भाई यही लर्निंग, भाई जो ये टिपा रही है वो मैंने टेपना है, यही क्लास में करते हैं। तो इसको भी हम धीरे धीरे बदलने की न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ हर टीचर कोशिश कर रही है कि धीरे धीरे इस चीज़ को बदलें कि चीज़ क्वेश्चन आंसर इसको लिखने जाए, उसे टेपने की जगह इस सिचुएशन के अंदर उसको समझ में आए कि क्या हुआ है, उसको याद हो।
जिससे कि वो अगर टीचर ने टिपाया हुआ है और वो नहीं कर पाया है तो वो लिख पाए। तो हमें घर में उस क्वेश्चन का आंसर उसको समझाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अपने शब्दों में वो उसका आंसर लिख पाए, तो वो थोड़ा रिलैक्स हो जाए। और फोन से अगला प्रश्न, अगला है कि फोन, आपने सवाल पूछा कि फोन से बच्चे को कैसे हटाएं। तो इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू ये है, फोन से हटा के बच्चा क्या करे। अगर बच्चे के पास कुछ है करने के लिए, मान लीजिए आपके घर में फॉर एग्जाम्पल कोई फैमिली है, थोड़ी पुअर है, घर में कुछ चीज़ें नहीं है, एक वरांडा है जहाँ बच्चा खेलता रहता है, तो बच्चा फोन छोड़ के क्या करे। तो पहले हमें बच्चे के लिए कुछ क्रिएट करना पड़ेगा कि वो फोन छोड़े, तो उसके लिए कोई ऐसी एक्टिविटी बनाए जो वो कर सके और उसको पसंद हो कर। जैसे किसी को डांसिंग करना पसंद है तो हमने एक एक्टिविटी बनाई कि चलो इस समय मैं फोन पे ये गाना चलाऊंगी और मैं तुम्हारे साथ खड़ी होंगी, तुम डांस करना, मैं तुम्हारी वीडियो बनाऊंगी। तो बच्चा खुश हो जाए, बच्चा वीडियो में लग जाए। बच्चे को तो अपना टाइम पास करना है। अब उसका आप टाइम पास कैसे करा रहे हैं, फोन से करा रहे हैं, किसी और चीज से करा रहे हैं, ये तो आप पे डिपेंड करता है ना। जैसे कि जब मैं छोटी थी तो मेरे पेरेंट्स को लगता था कि क्या कहते हैं, पूरा दिन बच्चे को बिजी रखो, क्योंकि वो बिजी थे। तो उनको लगता था कि भाई एक ट्यूशन से आते थे, दूसरी ट्यूशन चले जाते थे, दूसरी ट्यूशन से आते थे, तीसरी ट्यूशन चले जाते थे। क्यों? इसलिए कि भाई बिजी रहे बच्चे। तो कभी कोई डांस क्लास ज्वाइन कराते थे। अच्छा, एक चीज़ भी ज़्यादा टाइम नहीं कर पाते बच्चे, 1-2 महीने की आप बोर हो गए, फिर दूसरी चीज़ ज्वाइन करा दी, फिर तीसरी चीज़ ज्वाइन करा दी। कभी कोई डांस एक्टिविटी करना पसंद है, किसी को ड्राइंग करना पसंद है, तो साथ में किसी एक कोने में अगेन कोई जगह बनाओ, एक जगह बनाओ जहाँ बच्चा यहाँ पे सिर्फ अपनी कोई एक्टिविटी करेगा। जैसे कोई पेंटिंग करना चाहता है तो ड्राइंग बुक, पेंट्स, कलर्स, वो सब हम पढ़े हों, कि वही पढ़े हों और वही बच्चे ने वो काम करना है। जिससे कि अब जैसे कि आपने सवाल कहा कि मोबाइल से कैसे हटाएं, एक चीज़ से हटाने के लिए आपको दूसरी चीज़ देनी पड़ेगी, है ना। तो ऐसे हमें हटाना है। हम क्या करते हैं, अभी हम बाहर गए हैं अपने आसपास पड़ोसियों से मिलने, बच्चा पे कर रहा है, फोन पकड़, तो अब जब हम ही उसको ये सिखा रहे हैं तो अब हम कह रहे हैं हमारा तो फोन, बच्चा फोन यूज करता रहता है। तो अब हम कैसे सिचुएशंस को बाहर निकालेंगे जब हम भी ये करना बंद करेंगे। अब पुराने जमाने में फोन नहीं था तो पेरेंट्स क्या करते थे, भाई बात नहीं करते थे, करते ही थे, अपना घूमने भी जाते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन बच्चे को धीरे धीरे समझाते थे, थोड़ा उसको देखते थे, थोड़ा यहाँ देखते थे, और पेरेंट्स का जीवन थोड़ा बढ़ जाता है बच्चे के साथ। कभी कभी हम इस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते। हमारी आदत होती है, हमें एक सर्टेन तरह से लाइफ जीने की आदत होती है, और हमें लगता है बच्चा आ गया तो लाइफ तो जीनी है ना, बट हम वो लाइफ उस तरह से जी नहीं पाते उसके बाद, और हम वो एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते, अपने आप को नहीं समझा पाते कि नहीं यार अब मैं कितनी नहीं जा पाऊँगी, हो जाता है ऐसा। तो अब हमने क्या करना है, अगर बच्चे से कोई भी चीज़ रुकवानी है, छुड़वानी है, जैसे कि फ़ोन, तो उसके लिए कोई और एक्टिविटी डिज़ाइन करनी पड़ेगी, जिससे कि बच्चा उस समय आपका फ़ोन छोड़ के, ये नहीं कि कोई बोले कि मैं बेटा पढ़ाई कर लूँ, वो कहेगा अच्छा फ़ोन छोड़ के मैं पढ़ लूँ, इतना बढ़िया काम छोड़ के मैं पढ़ाई करूँगा बैठ के, तो वो नहीं होगा, वो काम नहीं करेगा। हमेशा जब फ़ोन से छुड़वाना है तो ऐसी एक्टिविटी बनानी है जो बच्चे को पसंद आए, जो फ़ोन से ज़्यादा उसका मन करने का। कई बार वो पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना भी होता है, तो वो चीज़ें हमें अपने बच्चे के बारे में समझ के, उसके नेचर, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में समझ के फिर डिज़ाइन करनी पड़ेगी। उसके लिए सबसे पहले बच्चे की स्ट्रेंथ्स पता होनी चाहिए। और भी सब पेरेंट्स कैसे पेरेंट्स फोन से दूर कैसे हो, अच्छा सवाल है। पेरेंट्स फोन से दूर ऐसे हो सकते हैं कि जैसे आजकल फोन पे ना ये भी आता है कि आप रिमाइंडर लगा सकते हो फोन के ऊपर कि आता है, जैसे आप अपना रूटीन भी अगर बना लें बच्चे के साथ साथ कि भाई 10 से 11 तो मेरे बच्चे के साथ ही टाइम स्पेंड करना, तो आपका भी जब वो रूटीन बन जाएगा और आप हर दिन वो करने लगेंगे तो आपको 10 से 11 बजे के बीच में फोन याद नहीं आएगा। तो जैसे हम बच्चे का रूटीन बनाते हैं, अगर हम अपना भी रूटीन बना लें तो वो एक तो सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगी दोनों की रूटीन, और फिर हम जो चाहते हैं वो चीज़ हो जाएगी। बेसिकली मैंने आपको सिखाया है अपना, आप उससे और इस चीज़ में एंटरटेन ही नहीं करोगे। अगर उसका खाने का समय है, उसे टेबल पे आके खाना खाना है तो उसे वही करना है, आप उसे कुछ और नहीं करने दोगे। इसमें क्या टेस्ट होती है आपकी पेशेंस, और फिर क्या होती है पेशेंस आप लूज करते हो, कहते हैं यार फोन
फिर बच्चे को भी समझ में आता है कि बस मम्मी की थोड़ी सी पेशेंस टेस्ट करनी है और फोन मिल जाए। तो बच्चे ना समझ नहीं है, बच्चे समझते हैं लेकिन रीइंफोर्समेंट से समझते हैं। हर बिहेवियर जो वो करते हैं उसके बाद आपका क्या बिहेवियर है उससे वो सीखते हैं कि अगर मैं कितना मैं गुस्सा करूं तो मम्मी फोन देगी, कितना मैं चिड़चिड़ करूं तो मम्मी फोन देगी, कितना मैं उन्हें इरिटेट करूं तो मम्मी फोन देगी। आपने अपनी पेशेंस लेवल भी बढ़ानी है कि नहीं कुछ भी हो जाए बेटा आज फोन तो नहीं मिलने वाला, मैं बैठी हूँ साथ में, डांटना नहीं लेकिन अपना काम जो आप बोल रहे हो उसके लिए बहुत सीरियसली उस चीज़ पे खड़े रहना। हम कई बार ना बच्चे के प्यार में फिसल जाते हैं, फिसलना नहीं, आप डांटो मत, डांटने के लिए किसी ने नहीं कहा, लेकिन फिसलना नहीं है। आपने बोला है इस समय ये होना है तो उस समय वही होना है, ये डिसिप्लिन होना है। दिस इज नॉट बीइंग हार्श विद योर चाइल्ड, दिस इज नॉट बच्चे पे गुस्सा करना, दिस इज बीइंग डिसिप्लिन विद योर चाइल्ड। अपने बच्चे को डिसिप्लिन सिखाइए। अभी आपके हाथ में और आपकी मर्जी है आप अपने बच्चे को क्या सिखाना चाहते हैं। जैसे आर्मी के जो लोग होते हैं आप नोटिस करेंगे, आर्मी के जो बच्चे होते हैं उनको पता होता है कि पापा ने, जैसे मेरे फादर इन लॉ आर्मी से हैं तो मैं टाइम देख के बता सकती हूँ कि पापा इस समय क्या कर रहे हैं। अगर 9:30 बज गए हैं तो मेरे को कुछ देखने की जरूरत नहीं, मुझे पता है मैं बाहर जाऊंगी पापा ब्रेकफास्ट टेबल पर हैं। तो बच्चा भी ये सीखता है कि इस समय मेरी मम्मा ये करती है, इस समय जितना डिसिप्लिन आप होगे उतना डिसिप्लिन अपने बच्चे को कर सकते हैं। एक बात और करेंगे हम, जैसे मैं कहता हूं कुछ पेरेंट्स आर वेरी रिच पेरेंट्स, वो बच्चे को बहुत सुविधा देते हैं। इट इज समथिंग कॉल्ड कंफर्ट जोन, सुविधा क्षेत्र। तो सुविधा क्षेत्र ये होता है कि वो बच्चा जिसको बहुत सारी सुविधाएं मिल जाए ना हर एक चीज की, और उसके दिमाग में बैठ जाती है सुविधाओं के बावजूद कि आई हैव गॉट सो मेनी कन्वीनियंसेस इन लाइफ दैट आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग, माय फादर कैन डू एवरीथिंग फॉर मी, my father will do this for me, my father will do that for you. Don't let your child know that I am here to solve your life ahead. आप तो prepare him to walk on that road, don't break the road for him. है ना, बहुत जरूरी है। तो उसका जो है break the barriers of comfort zone, make children learn something new. The best way to come out of the comfort zone is by upping your skills. कि अपने skills हैं उनको बेहतर करें तो बाहर आ पाएगा। तो सुविधा क्षेत्र की जैसे बात करें, मैं आपको छोटा सा वाक्य बताता हूँ। देखिए ये एनिमल वर्ल्ड में भी होता है, ये जो बाज होता है ना, बाज शाहीन जिसे बोलते हैं, ईगल, ये जब घोंसला बनाता है इट डज नॉट मेक अ नेस्ट ऑफ twigs and leaves, इट मेक्स अ नेस्ट ऑफ thorns। वो कांटों का घोंसला बनाता है क्योंकि किसी भी पहाड़ के सबसे ऊंचे क्लिफ, द हाईएस्ट क्लिफ ऑफ एनी माउंटेन इज द प्लेस वेयर एन ईगल गोज एंड मेक्स अ नेस्ट फॉर itself, where an eagle goes and makes a nest for itself, वो हम बनाता है और वो बच्चे को ट्रेन करता है। फिर बच्चे को जब ट्रेन करना होता है, जब बच्चा पैदा होता है, एवरी चिड़िया का बच्चा, किसी का बच्चा को हर एक को अपने कंफर्ट जोन तोड़ना पड़ता है। लेकिन कितना ही सेफ लो देखो, इवेंचुअली द बर्ड कम्स आउट ऑफ द एक्शन बाय ब्रेकिंग द एक्शन विद इट्स बीक, अपनी चोंच से अंदर मार के तोड़ के ही वो चिड़िया बाहर आती है, ऐसे नहीं आती। ये एनिमल वर्ल्ड में भी यही है। तो वो एनिमल वर्ल्ड का बच्चे, ये तो शेर इतना बड़ा जंगल का राजा है, बट शेरनी छोटे बच्चे को इट टेक्स अ कब अलोंग टू टीच इट हाउ टू हंट, सिखाती है कैसे शिकार किया जाता है, उसके सिखाती है, तब सिखाना पड़ेगा। आप अगर सोचो कि आप जाके हंट करो, उसके लिए बच्चे को हंट करके ला दो, फिर हंट करके ला दो, बच्चा कुछ नहीं सीखेगा। ये तो वो बात हो जाएगी जब हिंदुस्तान में आज से 20-25 साल पहले सर्कस को बैन किया गया, दे बैंड द सर्कस इन इंडिया फॉर 20 years back, 25 years back। तो उन्होंने कहा शेरों का क्या करें, तो शेरों को सुंदरबन में छोड़ दिया, बंगाल के जंगल में। जब छोड़ दिया तो उसके 3 महीने बाद जब सुन ली तो सारे शेर मर गए थे, क्योंकि शेरों को शिकार करना ही नहीं आता था। They were never trained to hunt. They were always given ready-made meat, और वो टाइम पे आ जाएगा 8 बजे जू में सर्कस में खाना आ जाना, 12 बजे आ जाना, 4 बजे आ जाना, तुमको यही पता क्या करना है हर एक के अंदर। और बच्चे को आप समझिए कि एवरी चाइल्ड हैज अ लेटेंट सुपरमैन, अंदर छुपा हुआ सुपरमैन होता है। कि जैसे होता है ना, आप देखो हम कभी परेशानी में होती है, कोई दिक्कत आती है तो खुद ही हिम्मत आती है, उस हिम्मत से निकलती है, बहुत अच्छा कर लेते हैं। तो हमें लगता है यार हाल में बड़े बजरंग बली ने बड़ा साथ दिया, वो बजरंग बली हमारे अंदर हर समय कर रहे हैं, छुपे हुए हैं। तो वो दैट लेटेंट सुपरमैन इज देयर, योर चाइल्ड एज वेल, दैट चाइल्ड विल डू एक्सीलेंटली वेल, बहुत अच्छा करेगा आगे, पर उसको ये प्रेशर पड़ता है साथ। तो अगर बच्चा अच्छा नहीं करता तो उसका आत्मविश्वास का छीने, वह जिंदगी में और भी चीजें कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है।
let your child know that irrespective of the marks or score, you still love him. ये बच्चे को जानना बहुत जरूरी है कि तेरे नंबर 100 का 100 आए, कि 100 में से 60 आए, कि 100 में से 20 आए। हमें तेरे नंबरों से कोई लेना देना नहीं, तू बड़ा बच्चा है, and we love you. The child must know that. जैसे मैंने आपको कहा, did you hug your child? वो ये मैसेज टीवी में आना is a stupid message for the Western community, not for the Indian community. तो आपको इस बच्चे को बताना बहुत जरूरी है कि you are very precious to us. The child must know. वो हमारे काम बताते हैं, बच्चा बाहर से जाए, कोई घर का बाहर जाए, मैसेज I love you कहने की सुनती है हमें यहाँ पे, हमको पता ही चलता है, हमारे कनेक्ट से पता चलता है। तो वो कनेक्ट जो है वो आपके इससे पता चलेगा अगर आप उसको you can reassure your child. तो मैं something that I want to share with you, this is the data from the government कि IIT में करने के लिए बच्चे कितना पढ़ते हैं। क्लास 12 के बाद they work so hard. आप देखिए जो जिनके बच्चे 11वीं 12वीं पढ़ रहे हैं, they must be knowing how hard those students are working because they want to get into IIT. They work so hard to get into IIT, पर IIT में जाने के बाद भी पिछले 5 सालों में 33 बच्चे 33 children have committed suicide. और इन्हीं पिछले 5 सालों में IIT में जाने के बाद IIT, IIM और NIT इन तीनों को मिला लो, IIM होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो कि लोग IIT करने के बाद करते हैं टू स्केल अप देयर स्किल्स और ज़्यादा अपनी और अच्छी कीमत बढ़ाने के लिए वो सब करते हैं। उसमें 61 children, 61 young people have committed suicide in the last 5 years. और तो और MBBS और MBBS की PG में, जो MBBS और MBBS की PG में एडमिशन लेने के बाद अब PG होती है MD/MS, MD के लिए आज सीट मिलती है, आगे 2 करोड़ रुपए एडमिशन करते हैं मिलती है, पर उसमें जिसको मिल गई he is already a successful person because somebody who has first he has sought admission in MBBS, he has cleared MBBS, then he has cleared the test for admission to MD/MS, वो भी क्लियर कर लिया। उसके बाद फिर MD/MS का पढ़ते हुए भी about 55 people have committed suicide in the last 5 years. क्या कमी थी सब में? देखिए ये चीज every parent should know कि वो क्या कमी थी। Mind you, all these were successful students. जैसा आप चाहते हैं वो उतने successful students थे and they are the cream of the country. पर उस सब के बावजूद उन्होंने क्यों किया? और कंपटीशन देखो लाइफ में अच्छा रहेगा। गवर्नमेंट खोल देगी और इंजीनियरिंग कॉलेज और खोल देगी मेडिकल कॉलेजेस, तो जितने खोलेगी उतने कंपटीशन बढ़ता रहेगा, तो कंपटीशन और सीट्स ऊंचा रहेगा। और बट यह है बच्चों को they were never taught to face the adversity कि उसको हम कैसे फेस करें। आपसे मैं अभी आप समय 5-4 मिनट शायद ऊपर नीचे भी हो जाए, बढ़ जाएगा, बाकी साझा करता हूँ। अमेरिका में पीछे जब 2008 में प्रश्न आया की बात है, शायद एक बड़ी सक्सेसफुल इंजीनियर था जो IIT से करने गया था, एंड within 3-4 years he was a South Indian, चेन्नई का थे, within 3-4 years he made a like he pursued his American dream and he got everything in life, बड़ी सारी घर ले लिया, गाड़ियाँ ले ली, बच्चे बहुत सारे हो गए, बड़ा बैंक बैलेंस बना लिया, सब कुछ कर दिया, एकदम नौकरियाँ गई, तो उसको हैंडल करती है ये दिक्कत। He was so qualified, so well qualified, he would have taken some time, he should have had some patience। और वहाँ पे entire family, the हिंदुस्तानी लोग थे, mother, father, 2 children, all of them committed suicide। क्यों? क्योंकि उनको भी हैंडल करनी आ रहा है। So do not make your children the competing individuals for a comfortable tomorrow। आपके पास समझ में? ये कि हमें for a comfortable tomorrow, do not make them competing individuals। उनको अपने दिमाग में रखिए, consider them as emotional human beings। आपके बच्चे भी क्या emotional human beings, उस हिसाब से लीजिए। तो उनको हमेशा ये नहीं कहे तुम्हें टॉप करना है, तुम्हें आगे टॉप करना है, let him or her try their best, understand them before making them strong we should strengthen ourselves। हमें अपने आप को भी strengthen करना जरूरी है। पर ये यकीन मानिए आप सभी के बच्चे बहुत मजबूत हैं, बहुत अच्छा करेंगे। They are sea brigades, ये वो समुद्री पोत हैं जो गहरे पानी में चलेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। पर सिर्फ उनको बांध के मत रखिए कि नहीं ये नहीं है। बच्चा अगर कभी एक चीज नहीं कर पाता तो दूसरी चीज में बहुत बढ़िया करता है, अपना रास्ता निकाल लेते हैं, बहुत अच्छे करते हैं। मैं उसी स्कूल की जो एक्स स्टूडेंट्स हैं उनकी एक बार प्रोफाइल देखता हूँ, तो ये मिलते हैं। देखिए मैंने कभी आई पास आउट स्कूल के लिए 1970, बट आई गेट टू नो चिल्ड्रन हु हैव डन इट इन द 1990s or something, जो स्कूल से करके गए, they were probably third divisionals in class 12, but they had never participated in
the music or in dramatics or anything, but they are doing. अगर आप बातचीत कर रहे हैं सेशन की शुरुआत के साथ में, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब भी पीटीएम ये is very essential for the parents to attend the meetings, because when you are attending the PTM you are sure पता होना चाहिए घंटा होना चाहिए। जैसे हम सब we have all of us have been students of science, हमने 10वीं में 12वीं में साइंस पढ़ी है, कॉलेज में साइंस पढ़ी है। we know एटम में होते हैं प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन होता है। तो वही फैमिली का है। एक प्रोटॉन का होता है पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन होता है जो कि अपने ऑर्बिट में घूमता रहता है। आपको अगर जो साइंस स्टूडेंट्स हैं उनको फिजिक्स में ध्यान रखेंगे तो प्रोटॉन का अगर ध्यान आएगा कि प्रोटॉन होता है वो अपने ऑर्बिट में घूमता रहता है पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, वो अलग घूम रहा होता है। तो आजकल हो क्या है परिवारों में कि प्रोटॉन तो घूम रहा है, द फादर इज बिजी विद द बिजनेस, ही इज विद इन हिज ओन ऑर्बिट। प्रोटॉन का ऑर्बिट होता है अपने उसी ऑर्बिट में, बिजनेस का ऑर्बिट में, चाहे नौकरी की ऑर्बिट है, बिजनेस का ऑर्बिट पे लगा हुआ है। मदर जो है वो भी नेगेटिवली चार्ज होती है, वो अपने सोशल उसमें है, चाहे किट्टी में है, चाहे कार पार्टी में, चाहे पड़ोस में है, चाहे कहीं भी उसको घूमने जा रही है। और जो न्यूट्रॉन होता है उसको चार्ज नहीं होता, कोई चार्ज नहीं होता, वो बच्चा हो गया है। तो मैं और अब यह तो चार्ज भी ना होना, एक तो नो चार्ज एंड नो इंचार्ज। तो ये ना हो कि फैमिली में बच्चे का देयर इज नोबडी टेकिंग चार्ज ऑफ द चाइल्ड। ये बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स माता पिता दोनों बच्चे का ध्यान रखें, वो चार्ज रखें। वो ध्यान आपको कुछ नहीं करना, यू जस्ट हैव टू हेल्प द चाइल्ड। उसको सिर्फ एक प्यार देना है, एक आलिंगन देना है, एक उसको अपने साथ कस के रखना है। और हम देखने वो है फैमिली में, मेरी फैमिली में भी है। चलो फैमिलीज आर बिकमिंग वाइड फैमिलीज। वाइड फैमिलीज क्या होती है कि मैं बैठ गया लैपटॉप पे, मेरी वाइफ बैठ गई टेलीफोन पे, बच्चे बैठ गए किसी और चीज पे, हमारे वी आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, कोई किसी से बातचीत नहीं कर रहा। तो दे आर वाइड विद व्हाट, आई एम वाइड टू लैपटॉप, शी इज वाइड टू द इंटरनेट, ही इज वाइड टू समथिंग एल्स। तो अब मुझे, मैं इंटरनेट में पढ़ रहा हूँ, आई मे नो एवरीथिंग अबाउट द वॉर इन रशिया एंड यूक्रेन, ये रशिया यूक्रेन में क्या हो रहा है, इमरान खान अंदर हो गया, बाहर हो गया, जमानत मिली या नहीं मिली, ये सब चीज़ें मालूम है। और मुझे ये नहीं पता कि मेरे बच्चे के सबसे अच्छे दोस्त कौन है, मेरा बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या कर रहा है। तो वी हैव टू नो व्हाट आवर चाइल्ड इज डूइंग। मैं कई दफ़ा इस बात को मजाक में कहा करता हूँ, बड़ी मजाक की बात नहीं है, बड़ी सच बात है। अगर मैं यहाँ पे पूछूँ ना किसी से कि मुझे करिश्मा कपूर के बच्चे का नाम बता दो, तो आई एम श्योर 2 or 3 of you will raise their hands and tell me कि जैसे करिश्मा कपूर के बच्चे का नाम ये है। और अगर पूछे कि आपके बच्चे का बेस्ट फ्रेंड कौन है, तो शायद perhaps you may not even know कि मेरे बच्चे का बेस्ट फ्रेंड कौन है। It is very essential to know who the child is spending time with। क्योंकि देखिए उनके peers है, जितना माता पिता ने सिखाता है, जितना स्कूल का मास्टर ने सिखाता है, उससे ज़्यादा साथ का साथी सिखाता है, फ्रेंड सिखाता है। और this is how a child gets introduced to anything, be it pornography on the telephone, be it drugs, be it anything। तो वो सब इसलिए आपको it is very essential to know who your child's best friend is, वो जाने। तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि आप all of you are very responsible parents, but responsibility of care, concern and consideration वही parenting होती है कि आप केयर करें, you are concerned about the child, that is why you have come to the school, you are giving proper care to them, you are considerate, आप आए हैं। तो इसलिए give your children value based lives। उनको बच्चों को मानवीय मूल्य क्या होते हैं ये जाने, लॉटन की कीमत बड़े होने सब जानने के। और जरा बच्चों में इतना ध्यान रखें कि अनअटेंडेड ना रहें। होता क्या जैसे रहता है ना, बगीचे में घास पड़ी हो रही है, वैसे ही बच्चे बड़े हुए हैं, पता ही चलता माँ बाप को तो ध्यान ही नहीं कि भाई बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। एक चीज़ होती है जो आजकल इसकी बहुत ज़्यादा लोग बात करते हैं, आप एवरी पेरेंट इज वेरी कंसर्न अबाउट इट, IQ, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट क्या है बच्चे का। क्यों? क्योंकि IQ क्या होती है, दैट इज अबाउट कॉम्प्रिहेंशन, कि मुझे जो स्कूल में पढ़ाया गया वो समझ में आया नहीं आया, वो IQ बताती है। दैट इज अबाउट रिकॉलिंग इवेंट्स, की जो हिस्ट्री पढ़ाई गई कि बाबर किस साल में गया या देश 1947 में आज़ाद हुआ, वो सब IQ बताती है कि भाई यू रिकॉल दोज इवेंट्स। मैथ्स होती है मेमोराइज करना, याद रखना चीज़ें, वो सब IQ बताती है। ऐसे ही एक होती है EQ इज इमोशनल क्वोशिएंट। अब वो बहुत ज़रूरी है। देखिए बच्चे में यही सॉफ्ट स्किल्स होते हैं आने वाली, इमोशनल क्वोशिएंट होती है कि वेदर द चाइल्ड इज इन पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड और नॉट, कि क्या बच्चा शांत है, नहीं पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड में है, किसी पंक्चुअल आप बताते हो वहाँ 9 बजे पहुँचना है, पंक्चुअलिटी है या नहीं है, ऑनेस्ट है या नहीं है, ट्रूथफुलनेस है नहीं है, हम्बलनेस है नहीं, ह्यूमिलिटी है नहीं है, नम्रता है नहीं है,
बच्चा विनम्र है या नहीं है, क्या सड़क चलते ही बोलता लड़का जाए, है ना? तो क्या जेन्युइन है, कंसिडरेट है, हेल्पिंग नेचर का है, एम्पैथेटिक है, ये सब फीचर्स जो हैं, ये सब चीज़ें उसका इमोशनल क्वेश्चन करता है कि उसके इमोशंस कैसे हैं। तो आपने सिर्फ एक कैरियर ओरिएंटेड चाहिए ना, तो कमाल के आपको पूरा उसकी पूरी ग्रोथ देखनी है, सारे आयाम देखने हैं। एक होता है एसक्यू, एसक्यू इज सोशल क्वेश्चन, उसकी फ्रेंडशिप, उसके कौन कौन दोस्त हैं, उसके दोस्त कौन कैसे हैं, है ना? फिर क्या फ्रेंडशिप में इसी लॉयल टू हिज फ्रेंड्स, इसी कमिटेड टू हिज फ्रेंड्स। आज मेरा कोई दोस्त है, उसको तकलीफ है, मैं कहूँगा हाय विद्या यार कोई परेशानी तो मैं कर देना माशूँगा, कहूँगा मम्मी मेरे पे ध्यान रखियो मेरा, कोई तकलीफ होती है मुझे फोन करती है एकदम माशूँगा। ये वाली सेंस बच्चे में आया, ताकि कोई सेंस से वो आज सिर्फ दोस्त के लिए नहीं, फिर फैमिली के लिए भी करेगा। एज ए ग्रोअर उसे लगेगा कि बच्चा बड़ा होने के बाद कि मेरे दादाजी की जरूरत में एकदम आ जाऊँ, मेरे पिताजी की जरूरत में एकदम आ जाऊँ। ये सब चीज़ें जो डेवलप करनी है उनको भी करानी है, वो ऐसे आएंगी। तो लॉयल्टी, कमिटमेंट, ये सब बातें हैं। एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उसे कहते हैं एडवर्सिटी क्वेश्चन, कि कोई परेशानी जिंदगी में आ जाए तो बच्चा कैसे बिहेव करे। ये कोई अपने बच्चों को सिखाने वाला कभी बता नहीं पाते, ना ही कभी अपने कंडक्ट से सिखा पाते। मैं एक आपने किसी ने जो हमारी जो स्कूल से वीडियोज जाती हैं, जो यूट्यूब से आपके स्टूडेंट्स से जाती हैं, उन्हें कभी उससे मुखातिब होंगे। मैं कभी एक हिसार के अस्पताल में था, तो वहाँ एक बच्चा चाइल्ड ट्राई टू कमिट सुसाइड, और सुसाइड बहुत लोग करते हैं। और मैं सिंस आई हैपन टू बी देयर इन द हॉस्पिटल, सो आई वाज अ लिटिल इंटरेस्टेड टू नो व्हाट हैज हैपेंड, सो आई स्पेंट सम टाइम, और जानना चाहा क्या करना चाहा। तो मुझे मेरे भी कोई उस अस्पताल में एडमिटेड जब कोई देख जाता था, तो मैंने ज़्यादा और ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। तो पता चला, यही पता चला कि उस बच्चे को कभी भी ये नहीं बताया गया था कि हाउ टू हैंडल द रफ पैच इन लाइफ। आप सड़क पे आते हैं ना, सड़क बड़ी स्मूथ होती है, कहीं कहीं सड़क पे पैरालेल होती है, टूटी फूटी होती है, एक छोटा टुकड़ा आता है। आपकी 100 किलोमीटर की लाइफ में 3-4-5 किलोमीटर का टुकड़ा आता है, जब एक रफ पैच होती है। वो हर एक जिंदगी में आता है, मेरी जिंदगी में भी आए, बहुत आए, और शायद आगे भी आएंगे, है ना? और जो आएंगे मुझे उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा कि भाई टुमारो आई विल गेट अ रफ पैच इन लाइफ। तो बट हाउ टू हैंडल द रफ पैच, अगर ये मतलब ये रफ पैच है तो मैं रस्सी बांध कर लग जाऊं, या मैं गोली खा के चूहे मार के गोली खाऊं सो जाऊं, सब भागते रहेंगे। तो ये चीजें के लिए आपको अपने बच्चे को तैयार करना पड़ेगा। उसे बोलते हैं एडवर्सिटी क्वोशिएंट, है ना? अब वो क्या होता है? वो होता है कि अगर कभी दिक्कत आए, परेशानी आए, या इफ योर चाइल्ड इज नॉट एबल टू सक्सीड, will he give up or will he be able to face up again? Will he abandon his objective? अगर आज मैं आपके बच्चे ने ट्राई किया किसी चीज के लिए, अगर उसको नहीं हुआ तो क्या वो छोड़ देगा, उस ऑब्जेक्टिव छोड़ देगा? Will he commit suicide? क्या ये कर देगा? उसके लिए हमें उसको क्या करना पड़ेगा। हमें क्या है, जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं, जिस संसार में हम रहते हैं, we are training our children, and the way we are trained, we are also trained in the same manner. We have been trained to live only for winning. कि हम जहाँ जाए बस जीत हासिल हो, काम में ये भी मैं बचाऊँ, ये भी मैं करूँ, ये भी करूँ, पर ये नहीं पता कभी कभी डिफीट्स आते हैं, फेलियर्स आते हैं। You cannot be the winner all the time, especially when the world is so competitive. In such a competitive world, you cannot be the topper all the time. छोटा बच्चा होता है, उसको किसी से जलन नहीं होती। A small child is not envious to anybody. कोई उसको he or she is not jealous about anything else. जैसे एक एनिमल वर्ल्ड में हो गया, अ क्रो इज नॉट एम्बिशियस ऑफ पीकॉक्स फेदर। कौवे को फर्क नहीं पड़ता कि मोर के पंख कैसे हैं, हाथी को फर्क नहीं पड़ता कि मैं इतना वेट और हूँ, बड़ा हूँ, और जिराफ के रूप में इतना दुबला है, इतना सुडौल है ना? ऐसे ही एक कछुए जो टॉर्टोइस इज नॉट बॉदर्ड दैट द हॉर्स कैन रन सो फास्ट, इट कैन गैलप लाइक, इट डजंट वांट टू गैलप लाइक अ हॉर्स। वो अपनी यूनिकनेस में खुश है। ऐसे ही हर एक बच्चा, एवरी चाइल्ड इज अ वेरी यूनिक चाइल्ड। So you should be blessed, you should always be blessed that you have a very, very unique child. The features that your child has, those features are specific to him, specific to his life. Like आप never compare a child with another child. अब ये है कि how to develop the life skills, कि हम लाइफ स्किल्स को कैसे डेवलप करें। पहले तो सबकी जॉइंट फैमिलीज हुआ करती, घर में बड़े बूढ़े हुआ करते, बताया करते हैं, और काफ़ी समय वो दिया करते। अब क्या है, बहुत सी फैमिलीज ऐसी हैं वेयर हस्बैंड वाइफ बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग पेरेंट्स। वर्किंग पेरेंट्स में सबसे बड़ी गलती क्या होती है, वर्किंग पेरेंट्स फील गिल्टी अबाउट नॉट गिविंग इनफ टाइम टू द चिल्ड्रन। फादर तो दे नहीं पा रहे, मदर को भी लगता है कि मैं
स्कूल में टीचर हूँ, सुबह 7 बजे निकलती हूँ, रात दोपहर 2-3 बजे तक आती हूँ और आगे करके कर रही हूँ। तो मैं हाउ टू कंपनसेट द चाइल्ड, फिर वो चाइल्ड को कंपनसेट करते हैं बाय गिविंग देम गिफ्ट्स, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, मनी एक्स्ट्रा वो देते हैं और वो बच्चा भी समझ जाता है कि दिस इज हाउ आई कैन ब्लैकमेल देम। मतलब आप छोटी-छोटी बात के लिए, मैं ये नहीं कह रहा, आई एम नॉट अक्यूजिंग द चाइल्ड, बच्चे की नीयत ऐसी होती है, ऐसा सवाल नहीं होता, पर होता क्या है कि ये हम जब कंपनसेट इसको करेंगे एक चीज से, एक पैसे से, इस चीज से करके, तो इसका मतलब व्हाट अ चाइल्ड रिक्वायर्स, व्हाट अ चाइल्ड नीड्स इज योर क्वालिटी टाइम, कि आपको समय दे सकें। तो ये हमें बहुत से पेरेंट्स को नहीं पता था हाउ द चाइल्ड इज स्पेंडिंग द टाइम, वो समय कैसे कर रहा है, व्हाट इज ही रीडिंग, व्हिच बुक्स इज ही रीडिंग, व्हाट इज ही एक्सेसिंग ऑन द इंटरनेट। अब आप वो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे 6वीं से 12वीं पढ़ते हैं, 6वीं क्लास का बच्चा बाय द टाइम चाइल्ड गेट्स टू क्लास 6, चाइल्ड इज फेमिलियर विद ऑपरेशन ऑफ एन इंटरनेट, उसको इंटरनेट चलाना आता है, टेलीफोन चलाना आता है, और आप जानते हैं कि इंटरनेट और टेलीफोन में देयर इज एंटायर वर्ल्ड, एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर। अब क्योंकि बहुत अच्छी बात है कि बच्चा जाने, जरूर जाने कि समुद्र में कितनी गहराई है, समुद्र में जानवर होते हैं, ओशन में क्या क्या होता है, ऊपर आकाश में क्या क्या है, व्हाट इज देयर इन द सेलेस्टियल बॉडीज, द चाइल्ड मस्ट नो कि कितने ग्रह हैं, सब कुछ है, और उसके बावजूद भी बहुत कुछ होता है फॉर विच अ चाइल्ड इज टू टेंडर, टू यंग, ही और शी इज इन अ टेंडर एज टू नो। तो वो सब चीजें, तो हमें इसके लिए ये ध्यान रखना पड़ेगा कि लिबर्टी ऑफ टाइम, एक्शन, थॉट एंड इंफॉर्मेशन, इतनी लिबर्टी मिल जाती है ना। आप जब पेरेंट्स दोनों काम कर रहे हैं, पेरेंट्स टाइम नहीं दे रहे हैं, उनको बच्चे को नहीं देख रहे हैं, तो दे आर गिविंग दोस चिल्ड्रन द लिबर्टी ऑफ टाइम, लिबर्टी ऑफ एक्शन, व्हाटएवर यू वांट टू डू यू विल डू, दे आर गिविंग लिबर्टी ऑफ थॉट, है ना, एंड लिबर्टी ऑफ सीकिंग इंफॉर्मेशन व्हिच इज स्पॉइलिंग द चिल्ड्रन। वो बच्चों को बहुत खराब कर रही है। अगर आजकल बड़े सेटल मैनर में, बड़े हल्के से धीरे से करके धीरे धीरे एक ड्रग अब्यूज शुरू हो रहा है, बहुत ड्रग हो रहा है इसी स्कूल में। नेक्स्ट वीक हमारे स्कूल में अभी सेशन होगा, वी विल हैव एक्सपर्ट्स कमिंग ओवर टू द स्कूल, वी विल टॉक अबाउट यूजेज ऑफ ड्रग्स, हाउ यू गेट एंड ट्रैप इनटू, आप कैसे उस फंस जाते हैं ड्रग में उसमें, और फिर कैसे वो आदत बन जाती है, इसके बारे में बच्चों को बनाएंगे और कैसे उससे बचना है शुरू से। तो वो मे बी समटाइम इन द नेक्स्ट वीक, इन द कमिंग वीक देयर विल हैव दैट। तो ये सब चीज़ें उनको बतानी बहुत जरूरी है। अब इसलिए हर एक माँ जान ले, और मैं बड़ा खुश हूँ कि आज मदर्स डे बैठी है, बट व्हेनेवर वी हैव अ पीटीएम द मदर्स मस्ट कम, द फादर ऑफ द चाइल्ड इज बिजी विद समथिंग ऑफ द अदर, द मदर्स मस्ट कम, वो जरूर आए, क्योंकि मदर्स के पास ना बहुत बड़ी गॉड की दी हुई ब्लेसिंग होती है, गिफ्ट होती है, इट्स अ गॉड गिफ्टेड थिंग, जिसे कहते हैं मदर्स टच, माँ का छूना ही बहुत होता है। और ये देखिए हिंदुस्तान में बताना जरूरी नहीं है कि हिंदुस्तान में हमारी फैमिली जितनी क्लोज में हैं, ऐसी पैदा होती है, ऐसी करते हैं, बच्चे को शादी से मिलाकर अपने बड़ा प्यार करते हैं, वो नहीं करते। पर मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ। मैं पहली दफ़ा मेरा आई वॉज क्वाइट यंग, 24-25 साल का होगा, तो मैं अमेरिका जाना हुआ था, सन 80 की बात है, अपनी बात है। तो मैं को बड़ा आश्चर्य हुआ, टीवी में जैसे मैसेज आता है ना कि सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, और क्या हार्ट के लिए ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल को कैसे बचाएं, ऐसे पब्लिक इंटरेस्ट के लिए मैसेज आते हैं। वहाँ पर अमेरिकन टीवी में 1980 में एक मैसेज आया, उससे पहले से आ रहा था, एक मैसेज आया करता, पूछा करते, डिड यू हग योर चाइल्ड, क्या आपने अपने बच्चे से प्यार किया, सुबह से छाती से लगाया? क्यों? क्योंकि वो फैमिलीज या तो सिंगल फैमिलीज हैं, सिंगल मदर है, सिंगल पेरेंट है, वो अपने बच्चों को संभाल रहे हैं, दे आर टू बिजी गेटिंग मनी एंड ट्राइंग टू ब्रिंग अप चिल्ड्रन, या वो सब चीज़ नहीं दे पा रही, तो उनको वहाँ पे सरकार बता रही है कि डिड यू हग योर चाइल्ड। हमें ये चीज़ हमारे संस्कार में बताया है कि एक चीज़ है, तो वो बहुत ज़रूरी है कि उन बच्चों को प्यार दिया जाए, है ना, यू हैव टू हग योर चाइल्ड, उसको किया जाए। तो जिसे कहते हैं ना जादू की छप्पी, तो ये जादू की छप्पी है। ये पहली बात ये है कि जो कि अनकंडीशनल लव एवरी पेरेंट शुड गिव टू द चिल्ड्रन। इफ अ चाइल्ड नोज दैट आई हैव, तो उसमें क्या होता है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है कि भाई एक वो होता है ना, वो मेरे माता पिता कितने मेरे कंसर्न है मेरे बारे में, वो हम अपने एक्शन से ही तो हमें पता चलेगा कि हम कितने कंसर्न हैं। वो कैसे बता पाएंगे कि हम क्या करते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि वी प्रोवाइड ब्रेड एंड बटर फॉर देम, हमने रोटी पानी की व्यवस्था कर दी, घर में कोई सिक्योर जगह दे दी, वो बट वी हैव टू रीच आउट टू देयर नीड्स। तो मैं बहुत खुशी है इस बात की कि आप लोग आए, जो नहीं आए उनको अगर आप देख मुलाकात कभी हो तो बताइएगा, कितना जरूरी होता है हर मीडिया में जाना and to know what is happening in a child's life in the school, और how a child can improve in the school, या आप क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। देखिए हम सब स्टेक होल्डर्स हैं, आप भी और हम भी, जितने आप लोग हैं हम भी हैं, तो हम ही सभी मिलकर वो सब कर पाए। ये
ये एक कोशिश बनी रहे तो बहुत अच्छा रहता है। आज बात इस बात से शुरुआत करते हैं इस बात से कि व्हाई डू वी सेंड चिल्ड्रन टू स्कूल। हम बच्चों को स्कूल भेजते ही क्यों हैं? टू एजुकेट देम, हम कहते हैं टू एजुकेट देम, पर किस लिए? बट आमतौर पर जवाब हमें मिलता है वो मिलता है कि टू मेक देम एकेडमिकली क्वालिफाइड फॉर अ करियर। वो कहते हैं कि सो दैट दे कैन मेक अ गुड लिविंग, है ना, एंड बी कंफर्टेबल इन लाइफ। हर कोई पेरेंट्स आजकल ये सोचता है कि ये बच्चा अपनी एक लाइन पकड़ ले, लाइन पकड़ के एक करियर बना ले, करियर बना के लाइफ में कंफर्टेबल हो। ये मकसद नहीं होना चाहिए इसका, क्योंकि क्या फर्क होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड लाइफ? लिविंग होती है जैसे हम इंजीनियरिंग कर लें, हम मेडिकल कर लें, हम सीए बन जाएं, वो तो भी वी आर डूइंग दैट फॉर अ लिविंग, अपने रोजी रोटी के लिए कर रहे हैं। और लाइफ के लिए कर रहे हैं वो एजुकेशन। तो कोशिश ये रहे कि हम उनकी लाइफ मेकिंग के लिए एजुकेशन दें, क्योंकि नहीं तो छुआ दौड़ा तो आप भी कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ, कोई छोटा छुआ है, कोई बड़ा छुआ है, अपनी साइज के पॉकेट के हिसाब से छुआ है, अपने बच्चे को भी छुआ बना के छुआ दौड़ के कर रहे हैं। बट हम देखते हैं कि बच्चे उस सब के बावजूद कितने एंजाइटी में हैं, कितने प्रेशर में हैं, सब चिल्ड्रन डिप्रेस्ड, कुछ उसमें हैं। तो वो सब चीज़ें हम अगर लिविंग के लिए रखेंगे तो ये रहेगा, दे मस्ट नो हाउ टू एंजॉय लाइफ, लाइफ कैसे लिव करें। तो मेन मकसद है ना जो उसका एजुकेशन का मकसद है हैप्पीनेस। एवरी चाइल्ड शुड नो, जब प्राइमरी में पढ़ा करते थे या शुरू के स्कूलों में, बहुत स्कूलों में पढ़ाए जाते, छोटी कोई बात है, इट्स वेरी नीड वे। वो कहते हैं टाइम टू बी हैप्पी इज नाउ, द प्लेस टू बी हैप्पी इज हियर, एंड द वे टू बी हैप्पी इज टू मेक समवन हैप्पी। कितनी बड़ी बात है कि किसी को खुश करना है तो कैसे बनाएं? एंड द वे टू बी हैप्पी इज टू मेक समवन हैप्पी and to have a little heaven right here। तो ऐसे करके बच्चों को हमें खुशी देने की बात में लाइफ बनाएं, अपनी लाइफ के साथ सोचें, एक बड़े आयाम के साथ सोचें, इस तरह की हमें उनको बनाना है, इसके लिए बनाएं। वो हम कैसे बना सकते हैं? उनको ह्यूमन वैल्यूज दी जाए, मानवीय मूल्य दी जाए। और मानवीय मूल्य कैसे आते हैं? दे गेट टू नो अबाउट लाइफ स्किल्स, जीवन कौशल से, कि जीवन को अपने कैसे जिए। वो कुशलता आनी चाहिए, कौशल आना चाहिए कि मैं जीवन को कैसे जीऊँ। देखिए बच्चा, छोटा सा बच्चा पैदा होता है, मैं अभी प्राइमरी से आया हूँ, प्राइमरी की ट्रेनिंग कैसे पीटीएम हो रही है, वहाँ पर वी हैव एंगेज्ड द क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट टुडे। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द स्कूल दैट वी हैव एंगेज्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम आउटसाइड। तो ऑफ कोर्स द पेरेंट्स डोंट इवन नो व्हाट इज क्लिनिकल साइकोलॉजी इज अबाउट, क्योंकि बहुत से आजकल एक या दो बच्चे होते हैं, बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि फर्स्ट टाइम पेरेंट बने हैं, उनको ये नहीं पता कि मेरे बच्चा अगर बैठा बेसिक कैसे कर रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, उसकी एंग्जाइटी है, समथिंग इज ट्रबलिंग इन द माइंड, या बैठ के शुरू से पैक कर रहा है, या घर में थोड़ा बिहेवियरल चेंजेस क्या आ रहे हैं, उसके बर्ताव में क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो चीज़ें माँ बाप परसीव नहीं कर पाते। इसलिए नहीं कर पाते, मैं नहीं कर, आप नहीं कर पाते, मैं नहीं कर पाता, जब मेरे बच्चे छोटे थे शायद मैं नहीं कर पाता होगा, क्योंकि हमें कभी उस जमाने में वी वर नेवर वेट टू इंटरेक्ट विद अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। नाउ टुडे वी आर हैविंग अ डिस्कशन ऑफ पेरेंट्स whose children are here from class 1 to class 5, they are having an interactive session with a clinical psychologist in the building। वो चल रहा है, वो उनको बच्चों को पेरेंट्स को बता रही है, पर उनको बहुत नई चीज़ें पता चल रही है। If you are truthful, your child will have a subtle message of being truthful with his own peers। उनके साथ पुलिस आके truthful रहेगा। दूसरी बात जब मोहल्ले में बैठे थे, सास ननद पड़ोस से छुपा रही चीज़ें कर रहे हैं, तो बच्चा भी सीक्रेटिव हो जाएगा, because a child will get to know that this is the way of life। This is how my mother behaves, this is how my mother conducts। तो जैसे वो कंडक्ट करेगी, आप अभी पड़ोस से बताइए उठ के इतना बड़ी अच्छी उठ के गई, राम चुकी शुरू कर दिया, उसके बाद वो कहना शुरू कर दिया, तो वो you are giving a message to the child that you may conduct yourself in the same manner। तो वो चीज़ें लाइफ स्किल्स नहीं है, तो थोड़ा सा हमें अपने आप को भी उसके लिए बेहतर करना पड़ेगा। तो हम बच्चे में शुरू से ही सत्य व ईमानदारी के बीच डाल रहे हैं, अगर इसे करें उसका एक साइंटिफिक आउटलुक दें। घर में ज़्यादा भूत प्रेतों की एक स्टूपिड सी बातें ना करें, उसके भूत पड़ गया, उसके ये हो गया, उसके वो पराया आ गया, फलाना आ गया, ये चीज़ बातें ना करें। तो एक क्योंकि देखिए एक साइंटिफिक आउटलुक भी बहुत ज़रूरी है कि आजकल बच्चे पढ़ रहे हैं एंड दे नो, तो आप अननेसेसरली व्हाट इज बीइंग टॉट बाय द बुक्स, व्हाट इज बीइंग टॉट इन द स्कूल, हम उनको बिल्कुल डायमेट्रिकली ऑपोजिट चीज़ बता रहे हैं, तो वो चीज़ ठीक नहीं, वो भी रहे। तो कुछ घरों में सब देखिए स्कूल में हर तरह के बच्चे आते हैं, there are people, children who come from very wealthy families। तो जो बड़ी wealthy family का बच्चा होता है ना, स्कूल बस से चल रही होती है, स्कूल बस बच्चे को छोड़ने जा रही है, मैं स्कूल की बात नहीं कर रहा, किसी भी स्कूल में ही होती है,
निकली, मान लो जितने मॉडल स्कूल से निकली बस, निकली सेक्टर 9 कहना आया, तो बच्चे के साथ में कोई नहीं मारी, क्या प्लॉट का क्या भाव है, प्लॉट का ही भाव चल रहा है, बड़ा प्लॉट है, आगे करते करते इधर ये मेरे मामा जी का प्लॉट है, यहाँ पे ये चल रहा है। अब ये बातें ना बहुत ज़्यादा पैसे की बातें ना करके बच्चों से, बच्चा इतनी फॉर्मेटिव एज है, 6 से 12 के जो बच्चे हैं पढ़ रहे हैं, उनको अपनी उसमें कर रहे हैं, उसको ये वाली बातें बच्चों से ना करके वो लेट देम लर्न आफ्टर दे ग्रोन अप, बट उनको ये रखें। और ये चीज़ें पेरेंट्स तो ऐसे हैं कि वो है वेरी हेल्दी बैकग्राउंड, दे मस्ट बी अवेयर ऑफ द फैक्ट कि वो कहीं भी अपनी दे शुड नॉट कैरी दैट प्राइड ऑफ मनी टू द चिल्ड्रन। अगर बच्चों के साथ आप पैसे की महत्ता पे बात करते रहेंगे, हमेशा पैसे को महत्व देते रहेंगे और अपनी उसी की हाउ रिच वी आर वो कहते रहेंगे, तो उसमें एक एरोगेंस आएगी और वो उसको एक ये सेंस आ जाएगी कि आई डोंट नीड टू स्टडी, आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग, मेरे लिए तो सड़क बनी हुई है। आपका काम सड़क बनाना नहीं है बच्चे के लिए, आपका काम है बच्चे को सड़क पे चलना सिखाना। यू कैन नॉट मेक रोड्स फॉर द चिल्ड्रन, यू कैन टीच योर चाइल्ड हाउ टू वॉक द रोड, वो सब चीज़ें आपके काम है। तो ये वाली चीज़ मैं बड़ी पुरानी बता रहा हूँ, 1934 में घनश्यामदास बिरला जी ने अपने बेटे बसंत कुमार बिरला को चिट्ठी लिखी और उसमें उन्होंने भी कहा कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है, डू नॉट स्प्लर्ज योर वाइसेस, बुराइयों में मत पड़ जाना, रस्मों में मत पड़ जाना, यूजफुली यूज इट फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, उसके लिए इस्तेमाल कीजिए। और आपको मैं कहूँ कि लाइफ स्किल्स है ना, वो कैसे अच्छी कर सकते हैं कि ये आप एक बच्चे में ऑप्टिमिज्म आए, क्रिएटिविटी आए, सकारात्मकता आए, उसमें हमें क्या करना है सब बातें सीखें और जानने की प्रबल इच्छा हो, क्रिएट द क्वेस्ट फॉर नॉलेज। अभी क्या हो रहा है कि बच्चे कुछ भी बात करें तो जानना चाहते हैं तो उसको हमेशा ये कहें कि यू मस्ट नो मोर एंड मोर, लेकिन हैव दैट अर्ज दैट कम्स फ्रॉम विद इन कि आई मस्ट नो मोर एंड मोर। तो उसके लिए क्या है कि सिर्फ किताबें ना पढ़ें, उसको लेट इट डू सेल्फ स्टडी, रीडिंग को एज ए हैबिट रीडिंग को बनाएं, तो वो सकारात्मकता, आत्मविश्वास, संकल्प, वो पक्का इरादा बच्चों में रोपे और सिंचित करें। अच्छा, अब क्या है, हम एक बात करेंगे, जैसे हम फैमिली से बात करते हैं, कहता है यूनिटी फैमिलीज हैं। अब बच्चों में एक चीज़ और बात आ रही है कि जो बच्चे फेसबुक पे हैं उनके कम से कम 100 दोस्त होते हैं, 200 दोस्त होते हैं। मतलब अ चाइल्ड हैज ऑलमोस्ट 100 फ्रेंड्स ऑन द फेसबुक, येट द चाइल्ड इज लोनली, अकेलापन बहुत आ रहा है बच्चों में। वो सिर्फ बच्चों में नहीं आ रहा, अगर आप अपनी अपनी निजी जिंदगी में अपने को 10 मिनट दें और कभी अपने घर जाकर के ना 10 मिनट सोचें, तो आपको भी लगेगा यार मेरे यार तो बहुत है, सुबह सैर करने से जाता हूँ, राम राम करता हूँ, सही करता हूँ, वो करता हूँ, फेसबुक में मैं लिखता हूँ, मेरे को 200 लाइक आती है, इतने लाइक करने वाले बहुत हैं, इतने लोग लाइक भेजते नहीं भेजते हैं, पर अकेलापन आप में भी आ रहा है, ये सब में आ रहा है। ये जो एक है, ये बड़े एक घिनौनी चीज़ है जो कि आ रही है। तो इस लोनलीनेस का जो तरीका है, हाउ टू कॉम्बैट दैट लोनलीनेस, उसको कैसे फेस करें, उसका तरीका है सॉलिट्यूड, मतलब अकेलापन को क्या करें, एकांत से। वो आदत बच्चे में भी डाल सकते हैं कि 10 मिनट की एकांत में बैठे, सोच, किसी भी, चाहे वो खान में लगाए, परमात्मा में लगाए, इसमें भी लगाए, 10 मिनट वो आप करेंगे ना, चल बेटा 10 मिनट मैं बैठा हूँ, 10 मिनट तू बैठ जा, दोनों आंख बंद करके बैठे, अलग अलग बैठे, और ये चीज़ दें तो उसको अभी एकदम ये नहीं कि वो एकदम एकांत मिल जाएगा, उसे कुछ मिल जाएगा, उसको 2-3 साल लगेंगे और उसकी महत्ता पता चल जाएगी। द चाइल्ड विल गेट टू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ सॉलिट्यूड। नहीं देखे तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्रिंसिपल साहब से, कभी आपको आपसे शेयर कर देंगे, क्या कहते हैं, लिंक शेयर कर देंगे जिससे कि आप एक्सेस कर सकते हैं। तो फोमो एक बीमारी होती है, उसमें होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये भी साइकोलॉजिकल बीमारी है, एंड वो फोमो सिर्फ दिमाग की बीमारी होती है, बाद में शरीर में आती है। इस वजह से वो क्या होती है कि मैं फेसबुक में मैं क्या बड़े होटल में अपने मामा जी के साथ चला गया, क्लास में 2 बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ चला गया, पहुँच की अगले दिन चला गया, दूसरा मामा आ गया, कोई मौसी आ गई, दूसरा चला गया, फेसबुक में मैंने डाल दी। वो ये बच्चा सोचेगा यार ये तो बड़ा मौज करता है, वैरायटी है, लोग कितनी मौज हो रही है, ये कर रहा है, एंड वाइट की साइलेंटली ही डेवलप अ कॉम्प्लेक्स। ये देखो इसकी लाइफ में कितने बसे हैं और मेरा तो माँ बाप करा ही पाते, कुछ हो ही पाता। मैं नहीं कहता कि कोई वो चीज़ आए, बट वो सब चीज़ें जो होती है ना वो गलत होती है, क्योंकि वो बच्चा भी अपनी असली तस्वीर नहीं डालता, ही पुट्स हिज हाईलाइट मोमेंट 6 महीने में, 1 साल में, अगर एक बार 10 मिनट के लिए कहीं गया, उसने वो लाइव फेसबुक पर डाल दिया, और उसने क्या कर दिया, 50 क्लास में 50 लोगों की जिंदगी तबाह कर दी, वो खराब कर दिया।
कि देखो ये तो हावी हुआ है, मल्टीप्लिया है, शुक्रिया। तो ये जो होते हैं ये because they are just putting their glorified moments, they are putting their highlight moments, they are not putting the reality. So you don't get to know the reality of that child. इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और एक और चीज़ मुझे बताना चाहूँगा, 3 बातें ऐसी हैं कि the present time is the time of information. जब मैं बड़ा हो रहा था या जब आप बड़े होते थे, मेरे और आप लोगों में बड़ा फर्क है। आप लोग मेरे से 30-40 साल छोटे हैं। तो जब मैं बड़ा हुआ था तब हमें ये ऐसे ये इंफॉर्मेशन इतनी अवेलेबल नहीं थी, और तब जो गैप हुआ करता, आप में और मेरे में 30 साल गैप रह गया। पर आपके बाद जो पैदा हुए वो गैप 30 साल का नहीं रहा। जो आपके बाद 30 साल बाद पैदा हुए ना, उनमें और आप में नॉलेज में और इन्फॉर्मेशन सिर्फ 5 साल का गैप है। मैं नॉलेज की बात नहीं करूँगा, इन्फॉर्मेशन में सिर्फ 5 साल का गैप है। बिकॉज वाई? बिकॉज देयर इज सो मच डिसेमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट एवरीबडी इंक्लूडिंग चिल्ड्रन नो मच। बिकॉज ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन द जनरेशन गैप, ये जनरेशन गैप हो रहा था ना, दादे में, पिताजी में, बेटे में 30 साल का हो रहा था, पर इन्फॉर्मेशन की वजह से वो जनरेशन गैप इतना कम हो गया कि अब इट इज रिड्यूसिंग, इट इज मिनिमाइजिंग, इट इज डिमिनिशिंग, कम होता जा रहा है। तो 30 साल का गैप 5 साल में रह गया। So the children are very well informed because they have access to TV, social media, computers, Google, etc. They know about the world, the universe, the celestial bodies inside the deep ocean. और उसके अलावा बहुत कुछ जानते हैं। जो मैंने आपको बताया ना, उनके पास इतनी इन्फॉर्मेशन आ गई कि जो इन्फॉर्मेशन उनको 9 साल में बच्चे के पास नहीं आनी चाहिए, 8-9 साल बच्चे में कम से कम इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आए, वो इन्फॉर्मेशन उसके पास आज पहुँच दी। आप बताइए, मुझे आज से 20-30 साल पहले शहर में इतने साइकियाट्रिस्ट थे, मनोरोग वैज्ञानिक। आज शहर के किसी मनोरोग वैज्ञानिक के पास चले जाओ, लाइन लगी होती है, लाइन लगी होती है, और रात के 9 बजे तक उनको बड़ी चल रही थी, 10 बजे बड़ी चल रही होती है। और तो और 4 साल, और मैं दिल्ली में देखा हुआ है, जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं उनके पास 4 साल का बच्चा आ जाता है। मैं भी वहाँ प्राइमरी स्कूल में यही बता रहा था, अगर उनका 4 साल का बच्चा आता है, 3 साल का बच्चा भी आता है। वो सब चीजें ये, और वही then these problems of the mind they manifest into the problems of the body also. So this confusion has made them anxious, stressful and tense. They do not know that information can help them in their career. Information से career हो जाएगा, vocation हो जाएगी, promotion हो जाएगा, living हो जाएगी, कमाई का साधन हो जाएगा, but वो intelligence उनको happiness और peace नहीं दे पाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि बच्चे को थोड़ा सा इंटरेक्ट करें, उसको नॉलेज प्राप्त, जिसे कहते हैं ना, मतलब बच्चों को शिक्षित करें। अभी स्कूल में तो भी और भी टीच हम 3 आवर्स पर गिवन सीबीएसई का हमें करिकुलम दिया गया है। 3 आवर्स है रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक्स, हमने 15 सिखा दिया, 20 सिखा दिया। वो उसको करियर में उसके पैसे कमाने के लिए करने का स्कूल में तैयार नहीं करना बच्चों को जिंदगी को जीने के लिए, जिंदगी को कैसे जीना। कभी कभार जैसे मान लो मैं आ गया बोलने बच्चे के लिए, बच्चों को बोलने आ गया कि प्रिंसिपल साहब भी इतना गलत पढ़ाते नहीं स्कूल में, अगर वो घर बुलाएं और बच्चों से इंटरेक्शन कराएं तो शायद उन बच्चों को भी हम बता पाएंगे कि आपने कितना बेहतर कैसे करना है। तो ये चीज़ है कि ये बताना बहुत जरूरी है। एक और गलती जो हो रही है वो हुई है कि हम बच्चों को एक कंफ्यूजन हो गया है, दे कंसीडर कनेक्शंस एंड रिलेशंस। कि कनेक्शन जो है ना, उसको कनेक्शन कोई सोशल कनेक्शन किसी सामाजिक कारण से हो सकता है, प्रोफेशनल रीजन से हो सकता है, किसी काम के से हो सकता है। पर फेसबुक में होता है, फेसबुक में आप फ्रेंड बनाओ, बटन दबाना है फ्रेंड, और सब दोस्ती का घर है, फ्रेंड करना है, बटन दबाना है। तो ये कोई दोस्ती करो नहीं। On the Facebook you have more than 100 friends, 300 friends, because you just have to press the button and make a friend, and press the button and make them unfriend. वो वाली फीलिंग बच्चों को कैसे लाए, वो आप अपनी पर्सनल दिमाग से ला सकते हैं, ताकि उसको पता चले कि कनेक्शन नहीं होता, रिलेशनशिप होती है। रिलेशनशिप क्या होती है? वो आती है विद इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, बाय गिविंग रिस्पेक्ट, बाय गिविंग रिगार्ड, ये सब चीजें देखो। तीसरी बात जो है, बच्चों को ये कंफ्यूजन हो रहा है आजकल, they are confused that the present generation जो है, they confuse convenience to happiness, कि सुविधा को सुख समझते हैं। ये सिर्फ बच्चे ही नहीं, आप कीजिएगा, मैं भी, आप भी सुविधा को सुख समझते हैं, है ना? हम मैं इस एज ग्रुप में हूँ, शायद लगता है कि भाई तो ये दिन थोड़े लगे तो शायद अपना सुख के लिए और देखते हैं, तो सुविधा को सुख समझने लगते हैं। हमें ये बच्चे को शुरू से बताना है कि सुविधा सुख नहीं है, और इसीलिए दे आर रनिंग आफ्टर द मटेरियलिस्टिक कन्वीनियंसेस, भौतिक सुविधाओं के पीछे भाग रही है। अच्छा, और
देखिए मैं ये बात नहीं कहना चाह रहा हूँ, मैंने पीछे भी ड्रग एडिक्शन की बात की, फोटोग्राफी के बारे में बात की, ये जो फोटोग्राफी इतनी बिल्कुल है। आप अपने बच्चों को स्कूल में बहुत स्पोर्ट्स होती है, हम कोशिश करते हैं पर बच्चे आते नहीं है क्योंकि ट्यूशन जाना है, ये जाना है, और जबकि बहुत चीज़ें हैं यहाँ पर, फुटबॉल की टर्निंग्स है, बास्केटबॉल की है, क्रिकेट की है, सारी कोचिंग है। कोई बच्चा आज तक ग्राउंड आ नहीं रहा, और आता है अगर स्टैटिक जाए तो शायद उसको ग्राउंड में नहीं पहुँचता। तो ये चीज़ें चिल्ड्रन लव देयर बॉडीज, तो कि हमें सेहत बनानी कैसे बनानी, जिसको शुरू में अच्छी सेहत बनाने की आदत मिलेगी ना, वो आफ्टर सर्टेन एज ही विल नॉट पिक अप स्मोकिंग, ही विल नॉट पिक अप अल्कोहल, बिकॉज़ इफ यू फॉल इन लव विद इट, अगर आपको योगा में एक्सरसाइज में मजा आने लगेगा तो आपको लगेगा कि मैं क्यों ये अपनी सेहत खराब करूँ। तो ये चीज़ तो टेल देम टू राइट ओवर देयर थॉट्स, इंस्टेड ऑफ द थॉट्स राइट ओवर देम। तो ये चीज़ जाननी बहुत जरूरी है, और साथ साथ कुछ बातें जो हैं तो बच्चों को काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है उनको, जैसे मैंने बताया कि ऑनेस्ट स्टार्ट वर्किंग टारगेट ओरिएंटेड बनाएं, दोस्त बनाएं तो वो अपने फेथफुल लॉयल कमिटेड दोस्त बनाएं, अपने आप को सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए ना करें, एक इंक्विजिटिव माइंड रखें, नॉलेज के रखें, मैं ज़्यादा से ज़्यादा जान सिर्फ मार्क्स लेने के लिए नहीं रखें, मार्क्स में कुछ आना जाना नहीं। तो ये जब कोई आगे लगता था कभी मार्क्स पूछते हैं, उसके बाद सारे मार्क्स पूछते कि आपने कितने मार्क्स आए थे, उसके बाद तो आप कैसे मैनेज करें लाइफ को, वो भी चीज़ आ जाती है। फिर उसको फैमिली में रहना है, फैमिली में बहुत बड़ी बात है, हिंदुस्तान में तो बच्चों को बहुत संस्कार दिए जाते हैं, और आपके बड़े अच्छे संस्कृत बच्चे हैं, आप अंदर से संस्कार दे रहे हैं, और उसी से सोसाइटी बनती है, संस्कारों से सोसाइटी से रिलेशन होता है। मैं आपको छोटा सा वाक्य बताऊँ, बहुत जल्दी खत्म करेंगे, तो मुझे लगता है शुरू होती हो रही होगी। एक चीन में आप सबने सुना होगा कि वर्ल्ड वर्ल्ड ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है उसकी बात यह है कि 800 साल लगे उसे बनाने में, सल्तनतें बदलती रही, साम्राज्य बदलते रहे, 800 साल में वो बनी, 13,000 मील लंबी है, 10 से 12 फुट चौड़ी है, 20 से 40 फुट ऊंची है, और उन्होंने बनाई थी कभी दुश्मन का आक्रमण ना हो। और जब बन गई पूरी वॉल, उसके 100 साल के बारी 100 साल में 3 बारी दुश्मन अंदर आ पाया। और कैसे आया? दुश्मन कोई they did not scale the wall, वो चढ़ के नहीं आए, they did not even break the wall, तोड़ के नहीं आए, they came through the gates, out of the gate, they came by driving the cars, ईश्वर देख के आए cars को। तो वो क्या उन्होंने अपने they made the wall, but they did not make the character, दीवार खाली, और उन्होंने उसका चरित्र नहीं बनाया। अगर लोगों चरित्र बनाते तो क्या होता है, दूसरी वॉल बनानी। तो इसलिए जो आप संस्कार दे रहे हैं, आप अपने बच्चों को चरित्र बना रहे हैं, वो करते करते वही सोसाइटी का बनेगा, उस सोसाइटी के साथ साथ आगे मिशन बनेगा। तो हम इस बात को यही रखते हैं, और मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी ऐसे पीटीएम हो, पेरेंट्स आगे टीचर्स को मिले, बच्चे में कोई चीज़ व्यवहारिकता की चीज़ आप चीज़ देखें, वो भी आप पीछे से आके एक्सचेंज कर सकते हैं, बता सकते हैं, या कोई ऐसे सुझाव हो सुझाव दे सकते हैं। और बाकी इन सब बातों को जो मैंने आपको बताई है, ये स्कूल से आप देखते होंगे, कभी कभी स्कूल से वीडियो जाते हैं आपके पास, जाते हैं उनको आप एक्सेस कीजिए, उनको बेशक सेव करके दोबारा देखिए, उसमें भी ना मैसेजेस ऐसे ही होते हैं कि बच्चों की लाइफ से ही रिलेटेड मैसेजेस होते हैं कि कैसे बच्चों में वो भुलाए जाएँ। तो और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोगों के दिस होते हैं तो वो लिंक को दोबारा कुछ दिन उसको शेयर करेंगे, तो आप उस लिंक को बेशक सेव करें, चाहे वो दोबारा देखें। तो यही सब बातें उसमें हैं, और वो कुछ हमें स्कूल में पता चलेगी और अच्छी बातें, इससे रिलेटेड कैसे बच्चे का विकास हो, वो आपसे और शेयर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। If anybody has any question, कोई सुझाव हो। बाकी कल स्कूल का रिजल्ट आया है, आज का बहुत सारी यहाँ से शेयर किया गया है, आपको और मुझे खुशी है कि बच्ची ने आर्ट्स की बच्ची ने अच्छा स्कोर का अच्छी स्कोर 97% आर्ट्स, which is very good score.
सीबीएसई में ना अगर आप आर्ट्स में सब्जेक्ट देखें तो बहुत सारे सब्जेक्ट लगे हैं सीबीएसई में, बट इट इज नॉट फाइनेंशियली बोलूँ या कमर्शियली बोलूँ, जो बोलूँ तो मेरे नाम पर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत ट्रस्ट आता है, पर क्या होता है साइकोलॉजी देने वाला अगर एक ही बच्चा है ना तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट टीचर फॉर, इसलिए साइकोलॉजी का टीचर नहीं होता। बट आप कह रहे हैं साइकोलॉजिस्ट का इंटरेक्शन के हिसाब से आपने मैंने शुरुआत में बताया कि आज ही क्लास 1 to क्लास 5 के लिए एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आ रही है, बहुत अच्छा लोग है और आई विश उनको कभी हम एंगेज करें दोबारा फॉर क्लासेस 6 to क्लास ऑल्सो, ताकि वो आपसे आपका भी पता चले कि बच्चे में देखिए ये बच्चे में क्या चेंजेस आ रही हैं, व्हाट द परसेप्टिव चेंजेस दैट कैन नोटिस इन अ चाइल्ड, वो उसके बर्ताव में क्या फर्क आ रहा है, वो सब चीजें आपको खुद ही देखनी पड़ेगी। बच्चे के साथ यू स्पेंड मोर टाइम विद द चाइल्ड देन द टीचर स्पेंड्स, द टीचर हैज 30 स्टूडेंट्स इन क्लास, आपके पास यूट्यूब से जैसा कुछ चिल्ड्रन, आप देखते हैं बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, आई सी को सिगरेटिव इतना सिगरेटिव क्यों हो रहा है, तो वो पहली चीज तो ये होती है कि बच्चा सिगरेटिव हो तो क्या हो रहा है, कोई ना कोई चीज उसको मन में है, why the child is trying to hide something, because life should be absolutely transparent, तो पॉलिटिशियन हो तो कुछ और हो, अलग बात है, तुम चीजें छोड़ते रहो, और एक परिवार में एक उसमें तो परिवार का एक सदस्य का ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, वो भी चीज होती है। तो आपने जैसे कहा तो कोशिश करेंगे अब तो छुट्टियों से पहले या छुट्टियों के बाद कभी कि क्लास 6 से 12 तक के वैसे मुझे मतलब कह रहे हैं कि हमसे बात की है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से, वो शी इज अ यंग गर्ल, यंग लेडी और शी इज अ प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट, वेरी वेरी वेल क्वालिफाइड और बाहर करती रही है हमेशा काम। तो 6वीं से 8वीं के बच्चों के जो पेरेंट्स हैं 6 to 8 क्योंकि देखिए हर एक एज ग्रुप के ना अलग प्रॉब्लम होती है, अब तो प्राइमरी के बच्चों की वो गाड़ी है वहाँ पे, वो आप लोगों के बच्चों आप जो है कम ऑफ द एज आप लोग फेस कर चुके हैं ना, आप शायद आप नहीं बैठते हैं अपने साथ आप नहीं तो कैसे लेती आपको बिल्कुल, तो आप लोग क्लास 6 to क्लास 8 की कोशिश कर रहे हैं कि कमिंग सैटरडे उनकी वो टॉक करें, तो उनमें से जो आप आ सके और समय आ सके काइंडली बी ऑन टाइम, बिकॉज आप सभी आते हैं तो हमें व्यवस्था करेंगे और बड़ी जगह की, ताकि और समय में आएंगे तो उनको भी बताने वाला भी अच्छा लगेगा, सर्विस नहीं होगी, तो अगर वो हो जाता है तो आप इन्फॉर्म करेंगे। सही आपने संस्कृत के साथ कोई चॉइस नहीं है, संस्कृत के साथ तो पंजाबी हो या फिजिकल एजुकेशन बच्चे को चॉइस नहीं है, फर्स्ट क्लास बच्चा 6th में बच्चे का साइंस में आप संस्कृत में आना नहीं सर चॉइस तो नहीं दे रही सर, कंपल्सरी कर रही संस्कृत ये संस्कृत सीरियस ये बोल दिया ऐसा कोई दो एक जगह पर करके वो कंपल्सरी एक परसेंट उस एक दिन में दो और कुछ वैसे देखिए मैं आई हैव बीन अ साइंस स्टूडेंट और मैं कश्मीर का संस्कृत पढ़ी, उसके बाद आई वाज परस्यूइंग साइंस, बट फॉर सम रीजन माय पेरेंट्स engaged the शास्त्री जी to come and teach me संस्कृत for 3 days a week or 4 days a week, वो मुझे आकर गीता पढ़ाया, गीता का संस्कृत पढ़ के, अब वो मुझे was quite a pain in the neck कि मैं काफी परेशान था अपने पेरेंट्स से कि मुझे क्या जरूरत है ये गीता ज्ञान देने की, बिकॉज मैंने तो होगा कोई 16 साल था और वो शास्त्री जी ने सोच पर आना 5 बजे और 5 से 6 घंटे बैठना गीता के 2 श्लोक पढ़ा देना, तो मतलब पढ़ा देना, वो अब जाकर के ना इस उम्र में हमारी इस उम्र में लगता है कि बहुत अच्छा ज्ञान होने की थोड़ा सा या थोड़ी सी जिसे कहते हैं समझ, कहते हैं इंफॉर्मेशन और नॉलेज का फर्क होता है ना, जानकारी और ज्ञान में जो फर्क होता है ना, जानकारी और ज्ञान में फर्क होता है, वैसे ही इंफॉर्मेशन नॉलेज में फर्क होता है, वैसे ही संस्कृत पढ़ने के बाद और थोड़ा सा उजारने के बाद गीता का समझने के बाद मुझे लाइफ में लिविंग और लाइफ का डिफरेंस पता चला। पर देखिए ये सीरियस जैसे है
ऐसे किताबों से कटके जनरल नॉलेज नहीं आती है, जनरल रीडिंग से आती है ना। तो आपकी बात में समझना कि चाइल्ड शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट्स हैपनिंग अराउंड एंड that awareness become by more of interactive sessions when we have more guest speakers who come and talk to the children about different topics. तो आई थिंक आपका बच्चा शायद 5वीं 6वीं में पढ़ता है, 7th में अभी वैसे जनरल नॉलेज का कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है। हमें इंस्टेड ऑफ नोइंग, मैं वैसे बता रहा हूँ आपके, इंस्टेड ऑफ नोइंग इवेंट्स एंड नोइंग पीपल, वी शुड नो द कॉन्सेप्ट। अगर इस कौन हमारा प्रेजेंट है तो हमें किस किस्म की डेमोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी है, क्या है, ऐसी चीजें बनाने की कोशिश करेंगे, यहाँ से चलाते रहे और कोशिश करेंगे। आपने बड़ा बस सही सवाल था, मैं 5 मिनट देंगे इस बात से चले, बात तो जल्दी भी करेंगे। इन्होंने बहुत बढ़िया सवाल किया कि जब हम कहते हैं कि भाई बच्चा फेल हो गया और उसको हम इंसेंटिवाइज करना या मोटिवेट करना, दूसरा वर्ड होता है डीमोटिवेट करना। तो दिस इज काइंड ऑफ अ डिसइंसेंटिव। तो मैं बात कर रहा हूँ, मुझे क्या चाहते हैं, मैं आपको वापस बताता हूँ। मेरे फेल होने का मतलब ये नहीं था कि अगर आपने अच्छा ट्राई और अपस्किलिंग, मैं व्हाइल डिस्क्राइबिंग दिस आई यूज द वर्ड फॉर अपस्किलिंग, कि अपने स्किल्स को बेहतर करें, दोबारा ड्रीम बैक करें। लेकिन मैं अक्सर कहता हूँ बॉक्सिंग के गेम में a person is not declared defeated because he is given a chance. The referee says 1, 2, 3, 4. He counts up to 10 and he lets the boxer get up and fight again. ये चांस मिलता है तो वो चांस होता है। दूसरा एक बार बोल रहा हूँ, जैसे हिमालय में जब ये स्केल करने आए केजी के साथ कहते हैं ऑस्ट्रेलियन हिले, तो वो जब आए तो फिर 2 बार कोशिश की, 2 बार वापस लगे। जब दूसरी बार वापस जा रहे थे अपने उससे, उन्होंने सारा पैकअप कर दिया, पैकअप करने के बाद बेस कैंप से वापस जा रहे थे, तो जाते जाते ही टर्न टुवर्ड्स द माउंटेन एंड सेड यू आर अ माउंटेन, यू कैन नॉट ग्रो, आई विल कम अगेन एंड आई विल कंकर यू, एंड गेम अगेन एंड वी नो द हिस्ट्री एंड कंकर। तो ये मतलब डीमोटिवेट ये करना है, पर कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना पड़ता है, क्योंकि आईआईटी में अगर मैं एक हौसला लेवल होना चाहिए, मेरे पास इतने ही टैलेंट है, मैं आईआईटी में चला गया, उसके बाद भी कोई सुसाइड कर रही है, हमें जाने के बाद तो इतनी बड़े कॉम्पीट करके आपको मैं आई हो एंड हुआ कुछ 100 सीट के लिए, कुछ 100 सीट में से दोबारा करो, मेहनत करो, गिव योरसेल्फ दिस कंफर्ट कि मैं कर सकता हूँ, माइंड को ट्रेन कर सकता हूँ, वो चीज़ के लिए मैं कह रहा हूँ कि वो चीज़ कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना पड़ता है, यू हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट। बाकी आप बच्चों को ये नहीं है कि सामने रखना बहुत जरूरी है, उत्साहित करना बहुत जरूरी है, अच्छा करें। बच्चा न्यूज़पेपर रीडिंग करेगा या पोएम बोलेगा या किसी भी टॉपिक पे बोलेगा या जीके के क्वेश्चन तैयार करेगा, तो ये एक चीज़ बहुत अच्छी कि बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल आता है, उसको फेस करने का आता है, फिर अपनी बात सबके सामने ताकि वो रख सके। तो वो चीज़ें फिर से स्टार्ट होनी चाहिए प्राइमरी रीडिंग से लेके सीनियर क्लासेस तक। बहुत इन्होंने बहुत अच्छी बात की, स्टेज फ्राइट की, स्टेज पे आने का डर होता है ना, स्टेज फ्राइट बहुत बड़ा फ्राइट होता है। एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी में एक स्टडी की गई, पहले आपको बता सकता हूँ, से फ्राइट बात उसमें स्टडी की गई कि व्हाट इज द बिगेस्ट फ्राइट दैट पीपल हैव। कई लोगों को लगता है गहरे पानी से डरते हैं, 500 लोगों को आते हैं, कई ऊंची मार्टों से आदमी कहते हैं नाम भी दरकार अंग्रेजी में। उन्होंने फाइनली पाया कि सबसे बड़ा डर जो होता है ना, वो स्टेज फ्राइट का होता है, ये बोलने का, पब्लिक स्पीकिंग का। मुझे याद है मैं किसी ज़माने में इसी स्कूल में पढ़ता था, सन 65 की बात है, 1965। आई मस्ट हैव बीन इन क्लास 6th और 7th। मुझे हमारे जो शास्त्री जी थे उस स्कूल में, उन्होंने खड़ा कर दिया और बोलने के लिए टॉपिक दिया कलम बढ़िया तलवार। मैं आपको अपनी पर्सनल लाइफ से चीज़ बता रहा हूँ, कलम बढ़िया तलवार दिया और रटा उठ के खड़ा कर दिया। अब 5वीं में 6वीं में पढ़ने वाले बच्चे को कुछ ध्यान तो होगा नहीं, मैं आई स्पोक फॉर द कलम बोल तो गया, और जैसे ही बैठा तो यहाँ पे आती सबसे पहले खड़ा हुआ, तो अपनी क्लास के बच्चे समझ इसमें किस तरह खड़ा होता है, किस तरह खड़ा करते ना, तो बड़ा कॉन्शियस कर देते एंड टू बिकम सो कॉन्शियस दैट तुम्हारे काम की है, वो सूझ जाता है कि कैसे करेंगे। बट मेरे ख्याल से दैट मस्ट हैव बीन द फर्स्ट टाइम दैट आई मस्ट हैव बीन गिवन अ चांस टू स्पीक। फिर वो स्टेज फ्राइट ऐसे पूरी होगी, यदि और मौके मिले ऐसे होते रहे।
बट एक है तो वैसे ये हंसी का आई एम जस्ट शेयरिंग एन एनीडोट विद यू। विदेश में क्या होता है, अमेरिका में जैसे कोई गुजर जाता है ना, जब उसकी बरियर होता है, जैसे हमारे क्रिमिनेशन होती है तो वो गाड़ते हैं, बरियर होता है, तो चर्च में जब बरियर होता है तो वॉट एवर ऑर्गेनाइजेशन दैट द पर्सन हैज बीन वर्किंग फॉर, उस ऑर्गेनाइजेशन का जो सीईओ होता है, उसका हेड होता है, ही इज सपोज्ड टू बी स्पीकिंग अ फ्यू वर्ड्स फॉर द पर्सन हु हैज डाइड। तो वहाँ पे एक कंपनी के सीईओ साहब आए, वो बहुत बड़े सीईओ थे, कंप्यूटर के में सब कुछ करते थे, बट ही हैड नेवर बीन टू स्टेज। ये बोलना नहीं आता था, चारों के हाथ कांपते, पैर कांपते, गला सूख गया, और इतना घबरा के कि वहाँ पे घबरा के बोल गए कि आई विश आई वर लाइंग देयर, किसकी जगह मैं ना होता, इतना घबरा के थे, बेचारे से बोला नहीं जा रहा था। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये बहुत छोटी उम्र में बच्चों को बोलने का मौका देना चाहिए। ऐसे ना आपको बताओ, थोड़ा सा घर में ट्राई कीजिए। ये मैं आपको आई एम नॉट जोकिंग, दिस इज ध्यान, जब आप इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करते हैं, बड़े बड़े ध्यान पास कर रहे होते हैं, तो हमेशा कोई आपको फॉर्मल प्लेटफॉर्म को मिलते नहीं, घर पे करिए। अगर आपके कॉल 2 नेबर्स, 2-3 नेबर्स को बुला लीजिए और बुला लीजिए, नेबर के बच्चे को भी कहिए, इसको बच्चे को भी कहिए कि आज ये हुआ, लेट अस स्पीक ऑन एनीथिंग दैट यू वांट टू, इफ इट इज आईपीएल गोइंग ऑन, लेट अस स्पीक ऑन आईपीएल। आप ऑडियंस में बैठ जाओ, उनका आईपीएल के बारे में बताने दीजिए, वो बच्चा ही बताए या फिर बताए, विदाउट क्रिटिसिज्म। उसको ये ना कहना तुम अटक गया, तुमने ये बोला, तुमने ये किया, नेक्स्ट डे फिर और करिए, क्योंकि ये बैरियर्स इतने छोटे-छोटे बैरियर्स बोलने होते हैं। फर्स्ट ही हैज टू ब्रेक द फैमिली बैरियर, देन मैंने कहा था क्लास में बच्चों आगे कुछ का, देन यू हैव टू ब्रेक द बैरियर ऑफ योर पीयर्स, योर क्लास फेलोज, देन यू हैव टू ब्रेक अदर बैरियर, फिर तुम कहीं जाके इंटरनेशनल फोरम में आई विश योर चाइल्ड बिकम्स द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एंड पूरे देश के नाम आगे बोले, और उनको बैरियर तोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।